हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप है बहुत हाई एक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चैप्टर 21, विपुल जी का पछतावा, प्रखर का भयानक रूप। तभी विपुल जी बोले, सीखा तुम्हें जय की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो नियति जैसी हो जाएगी कि नहीं। अगर जय भी सबसे नफरत करे तो भी उसमें हमारी ही गलती होगी। हमने नियति को कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए वो हमसे नफरत करती है। जय को भी वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व मारता है। वो ऑलरेडी हम सबसे दूर हो गया है। नियति के आने से पहले भी वो हमसे बात नहीं करता था, इसलिए नियति को दोष देना बंद करो। अब आगे। विपुल जी की बात सुनकर सीखा जी ने विपुल जी को देखा और सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह गया। उन्हें भी विपुल जी की बातें ठीक ही लग रही थी, पर विपुल जी का नियति की साइड लेना बाकी किसी को पसंद नहीं आया। खास करके रूही और नेहा को। दोनों ने गुस्से से मुठ्ठियां कस लिया। अमृत और अर्जित ने कुछ नहीं कहा, पर वो दिल ही दिल में जानते थे कि उनके डैड ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब से कि आपने ननिहाल से आया था, वो उनमें से किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो खुद भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। जय उनसे बहुत ज्यादा अलग था। उसे बिजनेस और एक्टिंग और स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और अमृत को बिजनेस और अर्जित को एक्टिंग और सिंगिंग पसंद था। वो तो रूही और नेहा से भी दूर ही रहता था, जैसे वो उन दोनों को जनता ही ना हो। जबकि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सब आपने आपने रूम में चले गए। जैसे ही सीखा जी रूम में पहुंची, विपुल जी कुछ सोचते हुए बोले, सीखा अब से तुम किसी के लिए नियति को भड़काओ मत। आज तुमने नेहा की वजह से नियति से जिस तरह से बात की वो बिल्कुल गलत था। ऐसा करके तुम बस उसकी गुस्से और नफरत को और ज्यादा भड़का रही हो और कुछ नहीं। उनकी बात सुनकर सीखा जी बोली, पर वो किस तरह से बात कर रही थी, क्या आपने देखा नहीं? जब से वो आई है सब उससे आराम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बार बार बस सबकी बेइज्जती कर रही है। अमृत, अर्जित, रूही तीनों उसके बड़े भाई बहन हैं, पर नियति के दिल में उन तीनों के लिए थोड़ा भी प्यार या सम्मान नहीं है। उल्टा उसके दिल में हम सबके लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। आपने सुना नहीं कि उसने हमारे लिए कब्र बनाया है? उसकी नफरत अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो अमृत और अर्जित को भी अपनी दुश्मन मानती है। पहले वो सिर्फ रूही को थोड़ा परेशान करती थी, उससे नफरत करती थी, क्योंकि हम सब रूही को ज्यादा प्यार और पैम्पर करते थे। पर अब तो वो अर्जित और अमृत से भी गहरी नफरत करती है। उनकी बात सुनकर विपुल जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, नियति के दिल में उन सबके लिए नफरत किसने भरा है? हम सब ने। सारी गलती मेरी है। अगर मैं इनसिक्योर नहीं होता, अगर मैं रूही को इतना प्यार नहीं करता और तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हारी ख्याल रखता, तो तुम भी मेरी वजह से नियति को नापसंद ना करती और भलाई अमृत और अर्जित और रूही को भाई बहन क्यों माने और उनसे प्यार क्यों करे? उसकी नफरत उसकी जगह सही है। अमृत और अर्जित ने कभी भी नियति को बहन की तरह ट्रीट नहीं किया है। वो भी हम सब की तरह नियति के सामने ही रूही को इम्पोर्टेंस देते थे, प्यार करते थे। तो तुम ये अब किसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो उन्हें भाई बहन की तरह प्यार और सम्मान दे, जबकि उसे उन लोगों से कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है सीखा। मैं अपने स्वार्थ में और रीना की आखिरी निशानी सोचकर रूही के प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैंने अपनी छोटी सी बेटी को खो दिया। और यही गलती तुमने भी किया है सीखा। रूही के प्यार में हम दोनों भूल गए थे कि हमारी एक और बेटी भी है। को रूही से भी 3 साल छोटी है और उसे हमारी जरूरत है। उसकी नफरत, बेरुखी सब जायज है और इसे हमें बर्दाश्त करना ही होगा। उनकी बात सुनकर सीखा जी हैरान थी, पर दुखी भी थी। विपुल जी की बात सही तो थी। सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें भी अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। नेहा के लिए नियति को दोषी ठहराना बहुत गलत था, और इससे नियति के मन में उनके लिए सिर्फ और भी नफरत बढ़ गई होगी। अब बस तुम नियति से ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे वो और नफरत से भर जाए, विपुल जी ने कहा, और उनकी आंखों से आंसू बह गया। क्योंकि नियति की बातों से वो इतना तो समझ गए थे कि नियति अब उनसे इतनी नफरत करती है कि शायद अगर वो घुटनों के बल बैठकर मैगी मांगे तो भी वो उन्हें मार नहीं करेगी। अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। अब जो उनके सामने थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी रेसर और डॉक्टर थी, जो डॉक्टर दिशा जैसी बड़ी डॉक्टर को भी पर्सनली उनके पापा की इलाज के लिए बुला सकती थी। तो उसकी इन्फ्लुएंस किस हद तक होगा ये भी समझ पाना नामुमकिन है। वहीं नियति के रूम में नियति अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। फिर लैपटॉप साइड में रख के डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मिस्टर अर्जित शेखावत, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे ऊपर उंगली उठाने का? तो कल के धमाके के लिए रेडी रहो। नियति की आंखें गुस्से से लाल थी।
जब से वो यहाँ आई थी उसे रूही से ज्यादा अर्जित इरिटेटिंग लग रहा था, जो किसी मक्खी की तरह उसके कान के पास बार बार भिन भिना रहा था। नियति ने किसी को कॉल किया, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चेंज करने कपबोर्ड में चली गई। रात के 12 बजे सुनसान जंगल में, जहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट और जानवरों की आवाज ही आ रही थी, उस जंगल में एक इंसान किसी चीते की स्पीड से भाग रहा था। अगर कोई गौर से ना देखे तो उसे लगेगा कि ये बस हवा का झोंका है। थोड़ी आगे जाकर वो इंसान रुक गया। उसके सामने एक ब्लैक पैंथर आपने सामने पड़े इंसान को देख रहा था। उस इंसान के अंदर शायद खून भी नहीं बचा था, उसका हाथ पैर सब कट गया था। फिर भी वो पैंथर उसे गुस्से से घूर रहा था। रिलैक्स कॉल, ही इज डेड। उस इंसान ने अपनी ठंडी मगर शांत आवाज में बोला। तो उस पैंथर ने उस नीचे पड़े विकृत डेड बॉडी को घूरना बंद करके उस इंसान के पैरों के पास आ गया और उसकी पैरों को सहलाने लगा। उस इंसान ने उसकी सिर को सहलाया। उस इंसान की गहरी ब्राउन आंखें किसी जानवर की तरह थी, जो दूर अंधेरे से घिरे घने जंगल को देख रही थी। से अंधेरों में भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर दोनों मुड़ गए और दूसरी दिशा में चले गए। उस इंसान की स्पीड उस पैंथर से भी ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद वो एक और जगह पहुंच गए, जहां दो लोग छुपकर बैठे हुए थे। किसी को आते हुए महसूस करके दोनों डर से कांप गए। क्या उन लोगों ने हमें पकड़ लिया? एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर डरते हुए बोला। पता नहीं, हम इतने दूर भाग आए हैं, क्या इतने घने जंगल में हम ढूंढना आसान है? दूसरा आदमी और भी डरते हुए बोला। नहीं, मगर हम उस राक्षस के हाथ में आ गए तो ये हमें भयानक मौत देगा। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोनों जैसे ही खड़े होकर भागने वाले थे, उनके सामने दो पैर दिखाई दिए। दोनों ने सामने देखा तो वहां उनकी मौत उनके सामने इंसान की रूप में खड़ी थी। उस इंसान के पीछे एक ब्लैक पैंथर आकर रुका। उन दोनों को देखकर दोनों आदमी डर से पीला पड़ गए। उनमें से एक आदमी रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, मिस्टर आयजादा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम पूरी जिंदगी आपकी नौकर बनने के लिए तैयार है। दूसरा आदमी भी मौत के डर से कांप गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने किस तरह को शैतान को भड़का दिया है। वहीं सामने खड़ा इंसान, जो कोई और नहीं प्रखर था, वो किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोला, तुम दोनों को जाने दूं। तुम लोग खुद ही आपने मौत मांगने मेरे पास आए थे। अब तक तुम लोगों को काफी कुछ पता चल गया है ना? तो मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ दूं? कुछ दिन बाद मेरी क्वीन मेरी दुनिया में आने वाली है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने अपने हाथ के झटके से खंजर निकाल लिया और उस एक आदमी की आंखों में घुसा दिया। तुमने मेरी इस दुनिया को देखकर गलती कर दिया। वहीं वो ब्लैक पैंथर भी दूसरे आदमी पर टूट पड़ा। पूरे जंगल में दोनों आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कुछ ही सेकंड में शांत हो गई। बस उनका कटा हुआ हाथ पैर सिर रह गया था। प्रखर किसी शैतान की तरह हंसा। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल शांत हो गया। सिर्फ उसकी हंसी की आवाज वहां गूंज रही थी, जो सभी जानवरों को डरा रही थी। दोनों फिर से स्पीड से चले गए। थोड़ी देर में ही प्रखर और वो ब्लैक पैंथर दोनों जंगल के बीचों बीच उस महल देसे घर में लौट आए। प्रखर सीधा अपने रूम में चला गया। काल वहीं सोफे पर लेट गया। देसे काम करके थक गया हो, प्रखर रूम में पहुंचकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो टॉवल में बाहर आया। उसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। वो सीधा कपबोर्ड में चला गया और चेंज करके बाहर आ गया और अटैच रूम में चला गया। उसने सामने रखी गई पेंटिंग को देखा। हर एक पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी, जो किसी और की नहीं, नियति की थी। प्रखर ने उस फोटो को सहलाया और बोला, बनी, बहुत जल्द तुम मेरे साथ मेरे पास होगी, पर इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। किसी को भी मैं तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दूंगा। हम दोनों अपने बच्चे को फिर से इस दुनिया में लाएंगे। इतना कहते हुए प्रखर की ब्राउन आंखें थोड़ी सुनहरी हो गई। उसने उस पेंटिंग में नियति की माथे को किस किया और बोला, गुड नाइट बनी। फिर वो रूम से निकलकर चला गया। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी भी वहां मौजूद थे। आज नेहा सबसे ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी शेयर ट्रांसफर होने वाली थी। दादाजी ने एक दिन भी वेट नहीं किया। उन्होंने ऑलरेडी लॉयर को बुला लिया था। थोड़ी देर में विश्वनाथ जी का लॉयल आदमी वहां आ गया। ना चाहते हुए भी नेहा को ट्रांसफर पेपर पर साइन करनी पड़ी। वो भी नियति के नाम पर ट्रांसफर हो रही थी, जिस वजह से नेहा को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नियति की नाम शेर, रूही की चाल। शेखावत मेंशन में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी भी वहां मौजूद थे। आज नेहा सबसे ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी शेयर ट्रांसफर होने वाली थी। दादाजी ने एक दिन भी वेट नहीं किया। उन्होंने ऑलरेडी लॉयर को बुला लिया था।
थोड़ी देर में विश्वनाथ जी का लॉयल आदमी वहां आ गया। ना चाहते हुए भी नेहा को ट्रांसफर पेपर पर साइन करनी पड़ी। वो भी नियति के नाम पर ट्रांसफर हो रही थी, जिस वजह से नेहा को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आगे नेहा गुस्से से तिरछी नजरों से नियति को घूर रही थी, पर नियति को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे तो नेहा की चेहरा देखकर इस वक्त बहुत मजा आ रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई, जो बहुत भयानक थी। नेहा डर से कांप गई। उसमें जल्दी से नियति के ऊपर से अपनी नजरें हटा लिया। दादाजी ने पेपर नियति को दे दिया और बोले, बच्चा ये लो, अभी इसे रखो, बाद में तुम्हारी काम आ सकता है। नियति ने सिर हिला दिया और पेपर को ले गई। वैसे भी वो चाहती तो सारी शेयर ले जाती। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। विपुल जी और सीखा जी ये जानने की कोशिश में नियति को देख रहे थे कि क्या वो खुश है या नहीं, पर नियति की चेहरे की भाव से वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। तभी रूही ने आपने फोन पर देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने स्माइल छुपा लिया और खुशी होने जा नाटक करते हुए बोली, मैंने जो मंगवाया था वो आ गया है। कुछ ही देर में कुछ लोग बड़े बड़े बाइक्स लेकर अंदर आए। उन्हें देख मार रूही खुश हो गई और बाकी सब रूही को खुश देख खुश थे। बच्चा ये सब क्या है? सरिता जी ने रूही से पूछा। सीखा जी ने कुछ नहीं पूछा, उन्हें लगा रूही ने आपने लिए कुछ शॉपिंग किया होगा। बाकी सब भी यही सोच रहे थे। रूही स्माइल करते हुए बोली, चाची ये सब मैंने ईशानी के लिए मंगवाया है। इसमें कुछ ड्रेस और परफ्यूम और नेकलेस है जिसे मैंने अपनी छोटी बहन नियति के लिए मंगाया है। उसकी बात सुनकर सब नियति की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा अभी भी भावहीन ही था। पर जय तो रूही की बात सुनकर हैरान था। ये लड़की कौन सी चाल चल रही है? इसे कब से नियति की इतनी फिक्र होने लगी, और उसकी मीठी बातें कहीं शुगर ना हो जाए। उसने नियति को देखा जिसकी चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो वो रिलैक्स हो गया। पर बाकी सब रूही को इतनी समझदार देखकर खुश थे। सीखा जी और अर्जित ने प्यार से रूही को देखा। उनकी बच्ची कितनी अच्छी और समझदार है जो नियति के लिए इतना सोच रही है। रूही अपनी होंठों पर एक प्यारी मुस्कान लिया नियति के पास गई और बोली, नियति मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि मोम डैड भाई सब तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पर क्या तुम पास्ट को भूल नहीं सकती? ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या हम दोनों बहन को तरह नहीं रह सकते? अगर तुमने ये सब गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। आई होप कि ये सब तुम्हें बहुत पसंद आएगी। रूही मासूमियत से ये सब बोल रही थी, पर दिल ही दिल में वो नियति पर हंस रही थी। बस एक बार तुम इसे ले लो। अगर तुमने इन सब चीजों को यूज किया तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। वहीं बाकी सबकी नजर भी नियति के ऊपर ही थी। वो देखना चाहते थे कि नियति रूही की दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। रूही ने एक बैग उठाकर नियति को दे दिया। नियति की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने रूही से वो बैग ले लिए। ये देखकर रूही की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं विपुल जी, सीखा जी और बाकी दोनों भाइयों की चेहरे पर स्माइल आ गई। उन चारों को लगा शायद नियति ने रूही के दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा है तो वो भी नियति को रूही की तरह बहुत सारे गिफ्ट्स ला कर देंगे, ताकि नियति की नफरत कम हो जाए। पर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये उम्मीद थोड़ी देर बाद नियति पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। नियति ने उस बैग को दिलचस्पी से देखा। वहीं रूही बाकी बाइक्स को टेबल के ऊपर रख रही थी। वहीं दादाजी दादी माँ जय नियति को रूही की हाथ से गिफ्ट लेते हुए देखकर हैरान थे। भले ही रूही उनकी पोती थी, पर दादाजी और दादी माँ को रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रिंसेस ने क्यों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ना तो उसके पास पैसों की कमी था, ना ही उसके पास ऐसी चीजों की कमी थी। दादी माँ और दादाजी जानते थे उनकी पोती के लिए ये ड्रेस और ज्वेलरी किसी काम का नहीं। वो चाहे तो ऐसे लाखों ड्रेस ज्वेलरी उसके पास 1 मिनट में पहुंच जाएगा। नियति की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। नियति की यादों के हिसाब से रूही ने पिछली जिंदगी में भी सिर्फ सबके सामने अच्छी बनने के लिए ऐसे ही नियति को कुछ गिफ्ट दिया था। पर वो ड्रेस इतना भद्दा था कि वो पहनने की लायक भी नहीं था। वो ड्रेस इतनी छोटी और चमकीला भड़कीला रंग का था कि उसे देखते ही लोगों का सिर घूमने लग जाए। और जो ज्वेलरी उसने दिया था वो जैड या डायमंड का नहीं था, बल्कि सब कुछ नकली था। और रूही ने उसे नियति को 2 दिन बाद विपुल जी और सीखा जी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में पहनकर आने के लिए बोला था। और बेचारी नियति ने उन सबको बिना देखे ही ले लिया था। पर जब 2 दिन बाद उसने देखा तो वो ड्रेस देखकर उसने उसे नहीं पहना, क्योंकि वो ड्रेस तो उससे फिट भी नहीं हो रहा था।
और ऊपर से इतना छोटा और तिविलिंग ड्रेस उसने कभी नहीं पहना था, उस वक्त वो बहुत छोटी भी थी, इसलिए उसने नहीं पहना। पर इस बात के लिए रूही ने रो धोकर सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया था और सबसे बोला कि नियति उससे नफरत करती है, इसलिए उसने उसके दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना आज रात पार्टी में वो उस ड्रेस को पहनकर जरूर आती। और रूही उस वक्त बहुत मासूम बिहेव कर रही थी, इसलिए सबका गुस्सा नियति पर भड़क गया। उस वक्त सिर्फ दादी माँ और जय ने ही उसे बचाने की कोशिश किया था, बाकी सब उस पर गुस्सा कर रहे थे। अरिजीत ने तो उसे थापड़ भी मार दिया था। और फिर कुछ दिन बाद रूही ने घर में बोला कि उसने नियति को उसके दिए गिफ्ट को बेचते हुए देखा था। और जब सब उससे पूछने लगे तो नियति, जो इतनी मासूम थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, वो सारी ज्वेलरी लाकर सबके सामने रख दिया। उसे ये एहसास भी नहीं था कि ये सारे ज्वेलरी नकली है। जब रूही ने जोर दिया कि वो गलत नहीं हो सकती, तो विपुल जी ने अपनी प्यारी बेटी की बात मानकर ज्वेलरी को जांच कराया तो सारी ज्वेलरी नकली निकला। और इसका सारा दोष नियति पर आ गया था कि नियति ने असली ज्वेलरी को बेच दिया है और उसके जगह नकली को रख दिया है। तब दादा माँ ने गुस्से से 50 लाख रूही को दिया था ताकि वो नियति का पीछा छोड़ दे और बार बार उसे परेशान ना करे। ये सोचकर नियति ने अरिजीत की हाथ को देखा और बोली, पता नहीं ये हाथ कब तक ठीक रहेगा। उसने धीरे से बोला था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया। नियति मन ही मन बोली, वाह रूही, तुमने तो एक अच्छा काम किया, खुद को मारने के लिए खुद ही जाल बिछा दिया। मिस्टर विपुल शेखावत चू, बेचारे आप जिस बेटी को खजाना मानते हैं, अगर उस खजाने को मैंने डस्टबिन ना बनाया तो मैं भी दिशा नहीं, उप्स नियति नहीं। तभी रूही बोली, प्लीज नियति, तुम इस ड्रेस और ज्वेलरी को 2 दिन बाद मोम डैड की एनिवर्सरी पार्टी में जरूर पहन कर आना। अगर तुम इसे पहनोगी तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मुझे बहुत खुशी होगी। सच में कितनी ड्रामेबाज है। इतना सोचकर नियति दिल ही दिल में हंसी और फिर बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे देखने दो कि ये ड्रेस मेरी लायक भी है या नहीं। ये बात सुनकर अमृत और अरिजीत गुस्से से भर गए। नियति कहना क्या चाहती है, रूही उसे चिप ड्रेस देगी। वहीं विपुल जी और सीखा जी खुश थे कि कम से कम नियति ड्रेस को देख तो ले। उन्हें रूही पर पूरा भरोसा था कि उसने अच्छी ड्रेस ही चुना होगा नियति के लिए। उसकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा था, पर उनसे उलट रूही को गुस्सा या किसी नहीं बल्कि बहुत डर लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नियति यही खोल कर देखेगी। उसे लगा था नियति एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं तो अगर करेगी तो बाद में खोल कर देखेगी। वो नियति को रोकना चाहती थी, वरना सबके सामने आज उसकी बेइज्जती जरूर होती। तभी नियति ने उस बैग से एक ड्रेस निकाला। उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो ड्रेस किसी नाइट ड्रेस से भी पतली थी, लाल चमकदार, जो आंखों को अंधा कर रही थी। उसकी कंधे से एक पतला स्ट्रिप था और डीप नेक था, पीछे भी बैकलेस था और इतनी छोटी थी कि मुश्किल से भी घुटने तक नहीं आएगा। उस ड्रेस को जो भी पहनता उसकी सभी बॉडी पार्ट अच्छे से रिवील होता। नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी कटी फटी कपड़े गिफ्ट करके माफी मांगने का शौक है। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया, जैसे वो कोई गंदगी हो। फिर उस ड्रेस पर अपनी सैंडल रख के साफ करते हुए बोली, ये मेरी सैंडल साफ करने के लिए परफेक्ट है। उसकी बात सुन मार जय मुंह में है रख के हंसने लगा। वो समझ गया आज उसकी लिटिल सिस्टर रूही की बेइज्जती करने वाली है। आज रूही की सुबह उसकी बहन से बेइज्जत होकर ही शुरू होने वाली थी। वहीं बाकी सब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूही नियति को ऐसी घटिया ड्रेस गिफ्ट करेगी। वहीं रूही का चेहरा पीला पड़ गया। तभी नियति ने बाकी ड्रेस को बहुत निकला, हर एक ड्रेस बहुत ही भद्दा था। उनमें से एक भी डिसेंट ड्रेस नहीं था जिसे कोई अच्छी फैमिली की लड़की पहन सके। ग्रीन, येलो, गुलाबी, उसमें बस वही कॉलर सबसे ज्यादा था और सब छोटे रिवीलिंग थे। नियति ने रूही को देखा, फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ बोली, मिस रूही, ये सब आपकी चॉइस है। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ और कोई मुझे ऐसी ड्रेस गिफ्ट कर रही है, कमाल है। ऐसी सस्ती और भद्दी ड्रेस से तो सिर्फ मेरी जूते ही साफ हो सकती है। पर इतना सारा मुझे नहीं चाहिए था। वैसे जितना मुझे पता है ये सब रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतें पहनती है। क्यों ना आप इन ड्रेस को लेकर उन्हें गिफ्ट में दे दे या खुद ही पहन ले, क्योंकि ऐसी ड्रेस तो मैं भिखारियों को भी दान नहीं कर सकती, वो भी इसे फेंक देंगे। नियति एक तिरछी स्माइल के साथ ये सब रूही को देख करके रही थी। रूही अंदर से डर रही थी। उसने आपने पास बैठी नेहा की हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वैसे ये सब तो नकली है, क्योंकि लेमिस ब्रांड का ड्रेस है मेरे पास। आपने इसे किस सस्ती नकली मार्केट से खरीदा है मिस रूही? इतना कहकर नियति हंसने लगी। वहीं अब सबकी नजर रूही की तरफ था।
विपुल जी हैरानी से बोले, रूही नियति जो कह रही है क्या वो सच है? क्या ये सब नकली है? और तुमने ऐसी घटिया ड्रेस क्यों मंगवाया है? आपने डैड की सवाल सुनकर रूही डर से भर गई। वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। चैप्टर 23 नियति का रूही की बेइज्जती करना। वैसे ये सब तो नकली है क्योंकि लेमिस ब्रांड का ड्रेस है मेरे पास। आपने इसे किस सस्ती नकली मार्केट से खरीदा है मिस रूही? इतना कहकर नियति हंसने लगी। वहीं अब सबकी नजर रूही की तरफ था। विपुल जी हैरानी से बोले, रूही नियति जो कह रही है क्या वो सच है? क्या ये सब नकली है? और तुमने ऐसी घटिया ड्रेस क्यों मंगवाया है? आपने डैड की सवाल सुनकर रूही डर से भर गई। वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। अब आगे। तभी नियति ने उन सभी ड्रेस को नीचे फेंक दिया और बोली, दादी माँ रामू काका को कहिए इसे ले डस्टबिन में फेंक दे। तभी फिर बोली, रुकिए। फिर उस ब्रांड नेम पर पानी डाल दिया तो ऊपर से कागज की परत उतार गया। अब वो ड्रेस जो किसी भी ब्रांड का नहीं लग रहा था, सच में सस्ती मार्केट से उठाई हुई चीजें लग रही थी। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया और तीखी नजरों से रूही को घूरते हुए बोली, सो मिस रूही मुझे नहीं लगा था कि आपकी चॉइस इतनी घटिया है। तो आप ही इसे क्यों नहीं पहन लेती हो और रेड लाइट एरिया में जाकर एक बार धंधा करके देखो। उसकी बात सुनकर रूही गुस्से और नफरत से उसे घूरने लगी। अमृत और अर्जित, नेहा भी उसे गुस्से से घूरने लगी। यहाँ तक कि विपुल जी और सीखा जी, नीरज जी और सरिता जी सब नियति को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अर्जित गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को इतनी घटिया बात बोलने की? अमृत भी गुस्से से बोला, उसने तुमसे तो कोई घटिया बात नहीं कही। अगर वो गलती से ये ड्रेस ले आई थी तो भी तुम अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? सीखा जी भी अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तुम घटिया लड़की, तुमने इतनी घटिया बातें कहाँ से सीखा? तुम सिर्फ 17 साल की हो और अपनी बड़ी बहन को इतनी घटिया बातें बोल रही हो। विपुल जी भी बहुत गुस्से में थे। रूही को उन्होंने बहुत नाजुक से पाला था। चाहे वो अब नियति के लिए गिल्टी हो, पर नियति की हिम्मत कैसे हुई रूही से ऐसी बात करने की? तभी नियति हंसते हुए बोली, जैसे तुम्हारी सौतेली मनहूस बेटी की हिम्मत हुई मुझे ये घटिया ड्रेस देने की। मिसेस घटिया औरत सीखा शेखावत। और क्या तुम्हारी मनहूस कुतिया बेटी रूही को पता नहीं था कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ? तो उसने मुझे ऐसे ड्रेस क्यों दिया जिसे पहनकर शायद लड़कियां सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही कंफर्टेबल हो सकती है? तुम सब अपनी सुअर जैसी बेटी को क्यों नहीं पूछते कि उसने अपनी पूंछ हिलाकर इसे क्यों खरीदा? क्या मैंने कहा था उसे मुझे गिफ्ट देने को? और मिस्टर अमृत, मिस्टर अर्जित, जब वो मुझे इतनी घटिया चीजें गिफ्ट कर सकती है तो मैं उसे घटिया बातें क्यों नहीं बोल सकती? और आपकी बहन कोई 2 साल की बच्ची नहीं है जो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या खरीद रही है। जब वो ऐसी ड्रेस खरीद सकती है तो पहन भी तो सकती है। और ऐसी ड्रेस पहनकर लड़कियां सिर्फ एक ही जगह रह सकती है, एक है डांस बार और दूसरा रेड लाइट एरिया। तो मैंने गलत तो नहीं कहा? वहीं रूही का चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था। इस नियति की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की? वहीं नियति की हर बात सीखा जी और विपुल जी को और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उन्हें अब नियति की नफरत का अंदाजा हो रहा था जो बहुत ज्यादा था। वो बस ये सपने ही देख रहे थे कि नियति उन्हें कभी माफ करेगी या इनसे अच्छे से बात करेगी। वो जितना चाहे खुद को रोक ले, पर कभी कभी नियति ऐसी बातें करती थी जिस वजह से किसी को भी गुस्सा आ सकता था। खास करके बात जब रूही की हो तो वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। फिर नियति की इतनी नफरत भरी बातें सुनकर उन्हें दर्द भी होता था। आखिरकार वो भी उनकी ही खून थी, पर उन दोनों ने उसे कभी प्यार और केयर नहीं दिया, जिस वजह से आज वो सबसे इतनी नफरत करने लगी है और वो बार बार वही गलती कर रहे हैं। अगर रूही गलती ना करती और अच्छी ड्रेस लाती तो शायद नियति जो गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था उसे रख लेती और ज्यादा गुस्सा नहीं करती, पर रूही ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। अमृत और अर्जित भले ही चुप हो गए थे, पर उन्हें नियति पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो उनकी प्रिंसेस के बारे में इतनी खराब बातें कैसे बोल सकती है? नेहा भी गुस्से से नियति को घूर रही थी। फिर मासूम बनते हुए बोली, रूही ऐसी नहीं है। जरूर उससे कोई गलती हो गई है या ड्रेसेज जरूर गलती से चेंज हो गया होगा। तुम रूही को ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? नेहा आपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली। हाँ, नियति जरूर गलती से ये आ गया होगा, रूही रोते हुए बोली। अब उसे यही रास्ता दिख रहा था, खुद को बचाकर वो नियति को सबके सामने बुरी बना सकती थी। फिर उसके डैड मोम जी नियति को लेकर बुरा फील कर रहे हैं। फिर वो उससे नफरत करने लगेंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि अब नियति को अपने सो कॉल्ड माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो सच में उसने यहाँ आने से पहले उन दोनों का मजाक उड़ाने के लिए कब्र बना दिया था।
जिसके अंदर मरा हुआ कुत्ता और सुअर था, और दोनों कर पर विपुल जी और सीखा जी की बड़ी फोटो और नाम भी बड़े बड़े वार्ड में लिख दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले जय बोली, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? मेरी बहन कुछ भी करे ये उसका और घर वालों का मामला है और तुम बस एक बाहर वाली हो जिसे दया दिखा ये सब कचरे से उठा कर लेकर आया है पालने के लिए। जय ने ये बात नेहा के लिए कहा था, जिस वजह से नेहा गुस्से और नफरत से भर गई। नियति ने जय को प्यार से देखा, इस बार उसे एक सच में अच्छा बड़ा भाई मिल गया था। पर नियति को ऐसा लगता था जैसे जय उसका छोटा भाई है, क्योंकि दिशा जब मरी थी वो पूरी दुनिया में राज करती थी। फिर वो रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही बार बार तुमसे ही क्यों सभी गलतियां होती है, और तुम्हारे ये माँ बाप भाई बिना जाने दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। क्या बकवास फैमिली ड्रामा है ये सब। ठीक है, मुझे देखना है तुमसे कितनी गलती होती है। इतना कहकर उसने जल्दी से एक बैग से ज्वेलरी 4 सेट निकाला जो रूही ने उसके लिए मंगवाया था, फिर उसे खोलकर देखने लगी। वहीं रूही मन ही मन बोली, हूँ इस बार ड्रेस देखने की वजह से तुम बच गई, पर क्या तुम इस ज्वेलरी को पहचान सकती हो? अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरी चाल से कैसे बच सकती हो। तभी नियति ने एक नेकलेस उठाया जो दूर से देखने में डायमंड का लग रहा था, पर नियति एक बार देखने से ही पहचान सकती थी कि ये ब्रांड और डायमंड असली नहीं नकली है, ये बस स्टोन के टुकड़े हैं। नियति फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, तुम हर बार कैसे गलती कर लेती हो मनहूस लड़की। तुम सच में एक मनहूस हो। देखो तो तुमने ये ज्वेलरी भी नकली लिया है। अब ये मत कहना कि तुमने इस पर लाखों खर्चा लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने तुम्हें नकली ज्वेलरी गिफ्ट दिया है? रूही हकलाते हुए बोली। डर से वो पीला पड़ गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं नियति को ये तो पता नहीं चल गया कि ये सब ज्वेलरी नकली है। इसकी आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती है कि ये असली नकली में फर्क कर ले। ज्वेलर्स को भी असली नकली फर्क करने में कुछ टाइम लगता, पर नियति सबसे अलग थी। बाकी सब भी नियति को देखने लगे। नियति की बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उसकी कहने का मतलब क्या है। तभी नियति ने उस ज्वेलरी को सबके सामने नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर सैंडल रख दिया। फिर जो हुआ उससे सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरा ज्वेलरी की जो नट थी वो थोड़ा खुल गई और कुछ स्टोन बाहर निकलकर नियति की सैंडल की नोक के नीचे टूट गए। क्योंकि वो सब स्टोन ही था, नियति ने बाकी सभी ज्वेलरी के साथ भी वही किया, तो सभी सेट नकली निकला। ये देखकर सब फिर से रूही को देखने लगे। रूही, ये सब क्या है? पहले ड्रेस नकली था तो हमने मान लिया कि गलती था, पर ये सभी ज्वेलरी भी कैसे नकली निकला? विपुल जी की आंखें अब रूही पर सख्त हो गई थी। ये देखकर रूही डर गई, वो सबके सामने अपना गुनाह कैसे मान सकती थी। इसलिए वो रोते हुए बोली, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था ये सब नकली होगा। मैंने तो ये सब वेबसाइट से मंगवाया था, आप सबके सामने ही तो डिलीवर करके गए थे। लगता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ओहो रियली, तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर है कि टूक असली और नकली वेबसाइट में फर्क नहीं कर सकती। तो ठीक है, मुझे इस परफ्यूम को पहले तुम पर अप्लाई करके देखने दो। इतना कहकर उसने परफ्यूम निकाला तो रूही डर से भर गई, क्योंकि ये परफ्यूम कोई नॉर्मल परफ्यूम नहीं था, बल्कि एक ऐसा परफ्यूम था जिसे लगाने से किसी को भी 2 सेकंड में एलर्जी हो डालती थी। जिस जगह ये परफ्यूम लगेगा वहां लाल लाल रैशेस हो जाएंगे। नियति ने एक डेविल स्माइल करके रूही के हाथ को पकड़कर परफ्यूम यहां वहां स्प्रे कर दिया। रूही चाहकर भी नियति से हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। नियति, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रूही रोने लगी थी। नियति, अगर रूही का परफ्यूम लगाने का मन नहीं तो तुम जबरदस्ती क्यों लगा रही हो? अर्जित नियति के हाथ को दूर करते हुए बोला। उसे डर था कि कहीं बाकी सभी चीजों की तरह कहीं परफ्यूम भी नकली ना निकल जाए और इस वजह से कहीं उसकी प्यारी प्रिंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी रूही दर्द से चिल्लाने लगी। नियति ने उसकी हाथ को छोड़ दिया था। फिर भी परफ्यूम लगने की वजह से रूही को जलन और इचिंग होने लगी थी अपने हाथ पर। सब रूही को रोते चिल्लाते देख घबरा गए। सब उसके पास आ गए। सबने देखा तो रूही की हाथ पर जहां नियति ने परफ्यूम स्प्रे किया था वहां लाल निशान उभर आए थे। ये देखकर सब डर गए। अर्जित गुस्से से नियति को देखते हुए बोला, नियति, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, ताकि तुम रूही से बदला ले सको, उसे परेशान करके दर्द दे सको। उसकी बेस्ट सुनकर नियति एक डेविल स्माइल करके बोली, कमाल है मिस्टर अर्जित, ये परफ्यूम आपकी बहन ही तो लाई थी। मैंने तो बस उस पर ट्राई किया था, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? दादाजी और दादी माँ कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी बोले, ये सब रूही की गलती है, हमारी बच्ची की नहीं। हमारी बच्ची से सवाल करना बंद करो और अपनी बहन को संभालो।
हाँ दादी माँ, दादाजी सही कह रहे हैं, रूही ने खुद ये परफ्यूम नियति को दिया था। अगर मेरी लिटिल सिस्टर इस घटिया परफ्यूम को अप्लाई करती तो क्या होता किसी ने सोचा है। सबको इस मेढक की चिंता है और तुम बेकार में मेरी बहन पर दोष दे रहे हो। उसने अच्छा किया इस पर पहले ट्राई करके, जय मुंह बनाकर बोला। चैप्टर 24 नियति की एक और आइडेंटिटी। दादाजी और दादी माँ कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी बोले, ये सब रूही की गलती है, हमारी बच्ची की नहीं। हमारी बच्ची से सवाल करना बंद करो और अपनी बहन को संभालो। हाँ दादी माँ, दादाजी सही कह रहे हैं, रूही ने खुद ये परफ्यूम नियति को दिया था। अगर मेरी लिटिल सिस्टर इस घटिया परफ्यूम को अप्लाई करती तो क्या होता किसी ने सोचा है। सबको इस मेढक की चिंता है और तुम बेकार में मेरी बहन पर दोष दे रहे हो। उसने अच्छा किया इस पर पहले ट्राई करके, जय मुंह बनाकर बोला। अब आगे उन तीनों को बात सुनकर अर्जित चुप हो गया, बाकी सब भी कुछ नहीं बोले। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। कहीं ये निशान तो नहीं रह जाएंगे ना, रूही रोते हुए बोली। उसे अपनी खूबसूरती बहुत प्यारी थी। वो कभी भी अपने हाथ पर इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे नियति पर गुस्सा आ रहा था, उसकी नफरत नियति के लिए और भी बढ़ गई थी। उसे पता था जरूर नियति ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। वो नियति को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसे इतनी इचिंग हो रही थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अमृत ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और रूही की हाथ पर डॉक्टर की कहने के हिसाब से आइस लाकर लगा दिया ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। वहीं विपुल जी सख्ती से बोले, रूही, तुमने नियति के लिए इतनी सारी नकली चीजें क्यों मंगवाया था? अगर सिर्फ ड्रेस नकली होता तो तुम्हारी गलती है, सोचकर मैं नहीं पूछता। पर ज्वेलरी के साथ साथ ये परफ्यूम जिसे लगाते हो एलर्जी हो रहा है। क्या तुमने मंगाने से पहले इसे ठीक से चेक नहीं किया था? उनकी सवाल सुनकर रूही का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो और भी डर गई और डर की वजह से उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वहीं नियति ये सब बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। जय भी ये सब एंजॉय करते हुए उसे फ्रूट खिला रहा था। तभी सीखा जी बोली, विपुल जी, आप अभी प्लीज बच्ची से सवाल मत कीजिए। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि उसकी क्या हालत है? उसकी हाथ में कितने रेड रैशेस हो गए हैं। हमारी बच्ची कितनी दर्द में है, वो कितना रो रही है। जरूर उसने जल्दबाजी में किसी गलत वेबसाइट से मंगवा लिया होगा। रूही भी रोते हुए बोली, हाँ डैड, मोम सही कह रही है, शायद मैंने फेक वेबसाइट से गलती से चीजें मंगवा दिया है। आपको पता है ना, मैं कभी भी जानबूझकर अपनी बहन के नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रूही की बातें बहुत सिंसियर लग रही थी, कोई भी उसकी बातें सुन बार सच मान लेता। अमृत और अर्जित ने रूही को धीरे से गले लगा लिया और बोले, हमें तुम पर भरोसा है बच्चा। तुम इतना डरो मत। डैड तो बस जानने के लिए पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फेक वेबसाइट है। हमें उन पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है जो ऐसा काम करते हैं। तभी नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, आपने लेमीज की फेक वेबसाइट से इतना सब फेक चीजें खरीद लिया। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कोई उनकी नाम का गलत यूज कर रहे हैं। और मिसेस सीखा शेखावत, क्या कहा आपने? आपकी बेटी से गलती हो गई है और उसे दर्द हो रहा है। और मुझे अच्छे से पता है, अगर रूही की दी हुई परफ्यूम में यूज कर लेती तो भी आप यही कहती कि आपकी घटिया सौतेली बेटी से गलती हो गई है। वाह, इसका मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। आपने कैसे संस्कार दिया है अपनी सौतेली बेटी को, जिसे अपनी गलती सुधारना नहीं आता है। वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि उसे नकली और असली वेबसाइट के बीच फर्क ही नजर ना आए। अगर वो इतनी ही बेवकूफ है तो मिस्टर विपुल शेखावत ने उसके नाम 10% शेयर क्यों किया है? ताकि आपकी बेटी नकली चीजों पर पैसा उड़ा सके। फिर विपुल जी और सीखा जी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ये मनहूस कचरा बेटी सिर्फ कचरे खरीदने में पैसा बर्बाद कर रही है? नियति, तुम कहना क्या चाहती हो? रूही की उस शेयर पर हक है। उसे उसकी हक की चीजें ही मिला है, अगर वो पैसा खर्च कर देगी तो क्या प्रॉब्लम है? सीखा जी चिढ़ते हुए बोली। अर्जित भी बोला, हाँ वो इस घर की बेटी है, उसका हमारे पैसों पर हक है, तुम कहने वाली होती क्यों हो? ओह शट अप बेवकूफ इंसान। अर्जित शेखावत, तुम पहले अपनी करियर संभालो। क्या पता तुम सीधा आसमान से धरती पर गिरो। नियति मजाक उड़ाते हुए बोली। फिर हंसते हुए बोली, शेयर रूही के नाम है क्या हुआ? वो कंपनी अभी भी मेरे दादाजी का है। मैं नहीं चाहती हूं कि इस मनहूस की वजह से मेरे दादाजी की मेहनत से बनाई कंपनी बर्बाद हो जाए। और तुम्हें मुझे नहीं पर लीमिस ब्रांड के लोगों को जवाब देना चाहिए, ताकि वो उन फेक फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सके। नियति की बातें रूही को डरा रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसने जानबूझकर बेकार ब्रांड से कपड़े खरीदकर नियति को दिया था।
और उसने बहुत पैसे दिए थे इन नकली चीजों को असली जैसा बनाने के लिए। वो उन सबको क्या जवाब देगी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नियति ने ऑलरेडी अपने ब्रांड के इंचार्ज को कॉल कर दिया था। जैसे ही उधर से किसी ने कॉल उठाया, एक इंसान की आवाज आई, हेलो बॉस, मैं तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ लेमिस ब्रांड के लोगों को भेजो। कोई ब्रांड है जिसने लेमिस ब्रांड की फेक वेबसाइट बनाया है, उस पर केस और डेफिनेशन फाइल करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तभी अमृत बोला, नियति क्या तुम्हारे पास लेमिस ब्रांड की इंचार्ज पर्सन का नंबर है, जो तुमने इतनी जल्दी कॉल करके कंप्लेंट कर दिया? नियति कुछ नहीं बोली, उसे अब इन सब बेवकूफ लोगों से बात करने का कोई मन नहीं था। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर क्या सच में तुम्हारे पास उनकी कॉन्टैक्ट है? मैंने पहले उनकी मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके आपने लिए एक ट्रैकिंग सूट और शूज बनाने के लिए कहा था। मैं चाहते था उनकी सबसे अच्छी डिजाइनर और फाउंडर क्वीन लेमी मेरे लिए एक डिजाइन कर दे, पर उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। तभी दादी माँ बोली, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन की इंडिया के बाहर कुछ काम था, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था अभी थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद कांटेक्ट करना। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। जय के साथ साथ सभी घरवाले भी कंफ्यूजन से अपनी दादी माँ को देखने लगे कि दादी माँ करना क्या चाहती है। जय की ड्रेस रेडी होने ना होने से नियति की इंडिया के बाहर रहने का क्या लेना देना है? दादी माँ आप कहना क्या चाहती हो? मेरी लिटिल सिस्टर की देश से बाहर रहने से मेरी सूट डिजाइन का क्या लेना देना? दादी माँ हंसते हुए बोली, बेवकूफ, तुम्हारी बहन ही तो लेमिस की फाउंडर और दुनिया की बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी है। दादाजी ने भी सिर हिला दिया और घमंड से बोले, जय तुम्हें नहीं पता, पर जब मैं कोमा से बाहर आया था, मुझे अपनी प्यारी बच्ची के बारे कुछ बातें तुम्हारी दादी माँ ने बता दिया था। अगर तुम्हें उस ब्रांड से कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उसकी स्पोक या इंचार्ज पसंद से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट अपनी बहन को बोल दो, वो तुम्हारे लिए बना देगी। दादाजी दादी माँ की बात वहां बैठे सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी थी। जय हैरान और एक्साइटेड होकर अपनी प्यारी बहन को देख रहा था। जय को कुछ पल लगा होश में आने में, फिर वो एक्साइटेड होकर बोला, लिटिल सिस्टर क्या तुम सच में क्वीन लेमी हो, जिसे पूरे दुनिया में लोग डिजाइनर की क्वीन कहते हैं? नियति को अब झूठ बोलकर भी क्या मिलता, वो जानती थी उसकी दादी माँ और दादाजी बहुत घमंड से बोल रहे थे। अगर वो सच छुपाने के लिए मना करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं सच में उस वक्त एक इंटरनेशनल रेस के लिए बाहर गई थी। दादी माँ ने मुझे तब बताया था कि आपको एक मेरी बनाई डिजाइन ट्रैकिंग सूट और शूज चाहिए। मैं यहाँ आने के बाद आपके लिए बनाने के बारे में सोच रही थी। अब आपको जो जैसा चाहिए मुझे बता देना, आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। जय ने हाँ में सिर हिला दिया और नियति को साइड से गले लगा लिया। आई नो कि तुम मेरी बेस्ट लिटिल सिस्टर हो, तुमसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझे अब तुम्हें परेशान करना होगा अपनी सूट और शूज के लिए, और मेरे लिए एक रेसिंग सूट भी चाहिए, हम दोनों फिर रेस में जाएंगे। जय ये सब बहुत खुश होकर और लगभग मन ही मन नाचते हुए कह रहा था। वहीं बाकी सब सदमे में थे। दुनिया की सबसे बड़ी रेसर निया, जिन्हें लोग रेसिंग की गोडेस कहते थे, वो भी नियति थी। और अब जिसे डिजाइन वर्ल्ड में सब एडमायर करते हैं और देवी मानते हैं, वो भी नियति ही निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? नियति जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, उसकी इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? विपुल जी की आंखों में हैरानी के साथ साथ थोड़ा गर्व भी था। नियति ने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लिया था, लगभग कोई भी उसके मुकाबले में नहीं था। उसने इतने कम उम्र में अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया था, पर अपनी गलतियों की वजह से वो अपनी बेटी को खो चुके थे। अमृत और अर्जित नियति को सदमे में देख रहे थे। उन्हें लगा था नियति पैसा और शेयर के पीछे है, पर उसके पास जब इतनी बड़ी ब्रांड है जिसकी टर्नओवर करोड़ों में है, तो भला उसे 10% शेयर से क्या ही मिल सकता है? उसकी टर्नओवर के आगे तो ये 10% का टर्नओवर पैसा कुछ भी नहीं है। रूही का चेहरा पीला पड़ गया था, वो आइस को जोर से दबा रही थी, जैसे उस टुकड़े को तोड़ देना चाहती हो। वहीं नेहा हैरानी और सदमे ने नियति को देख रही थी। अब तो उसे नियति से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि नियति की आम लड़की नहीं थी, वो एक शैतान थी। अगर उसने उससे इसको सेटल किया तो कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करने वाला था। जय पर नियति को इतना प्यार लुटाते देख अमृत और अर्जित को थोड़ी जलन हो रही थी। इतनी स्ट्रोंग और कैपेबल लड़की के साथ जय बच्चे जैसा बिहेव करता था, और नियति भी जय की हर ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। नीरज जी और सरिता जी ने अपने बेटे को देखा। जय कभी उनकी बात नहीं मानता था, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे।
उसे स्पोर्ट्स कार सूट जो भी चाहिए जय उन्हें नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे कभी नहीं लाकर देंगे। और अब नियति उसकी वो सभी ख्वाहिश को पूरा कर रही है जो उसे चाहिए था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था, वो माँ बाप है फिर कैसे अपने बेटे को समझ नहीं पाए। चैप्टर 25 नियति को तीखी बातें। मैंने खुद लड़की पसंद किया है। नीरज जी और सरिता जी ने अपने बेटे को देखा, जय कभी उनकी बात नहीं मानता था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। उसे स्पोर्ट्स कार सूट जो भी चाहिए जय उन्हें नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे कभी नहीं लाकर देंगे। और अब नियति उसकी वो सभी ख्वाहिश को पूरा कर रही है जो उसे चाहिए था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था, वो माँ बाप है फिर कैसे अपने बेटे को समझ नहीं पाए। अब आगे, पर अभी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन दोनों ने जय को हमेशा इग्नोर किया था, पर लगता है नियति की वजह से उनका बेटा फिर से खुशी से जीना सीख रहा है। अब वो उसके खुशियों के बीच नहीं आने वाले थे। अगर जय को बिजनेस पसंद नहीं है तो अब से वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। वहीं बाकी सब भी जय और नियति की बॉन्डिंग को देख रहे थे। क्या अगर वो भी नियति को जय की तरह ट्रीट करते तो नियति उनसे भी थोड़ा प्यार से बात करती। रूही ने सब देखा कि कैसे सब नियति को ही हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझकर चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जल रहा है। रूही की चीखने से सबका ध्यान अब रूही पर गया। उसकी हाथ में और भी ज्यादा लाल रैशेस हो गए थे। तभी सीखा जी को कुछ याद आ गया। वो नियति को देखकर बोली, नियति क्या तुम रूही को चेक कर सकती हो? उसकी हाथ में जो हो रहा है उसके लिए कुछ कर सकती हो? तुम भी तो डॉक्टर हो ना। सीखा जी को याद आ गया था कि उनकी सास ने कहा था कि नियति एक डॉक्टर है। ऐसे भी ऑलरेडी वो नियति की दो इतनी बड़ी आइडेंटिटी जानकर सदमे में थे। एक और जानकर कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो इसे बर्दाश्त कर सकते थे। और अब तक डॉक्टर भी नहीं आए थे, तो रूही को दर्द में देखना उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। बाकी सब भी आज से नियति को देखने लगे। विपुल जी जानते थे कि नियति कभी भी उनके घर में दादा दादी और जय के अलावा किसी की हेल्प नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। ये सब कुछ उनकी गलती थी, वो ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो नियति को भी रूही की कितना प्यार देते और कभी भी खुद को उससे दूर नहीं करते तो आज नियति ऐसी नहीं होती। उसकी आंखें इतनी ठंड और बेजान नहीं होती, वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी बात करती, एंजॉय करती। उन्हें बहुत अफसोस और पछतावा था कि आज उन्होंने नियति को एक अंत तक धकेल दिया है, जहां वो ऐस बड़ी बन गई है और सब कुछ अचीव करते करते वो इतनी कोल्ड हो गई है। ये सब नाम, फेम, पैसा, गोल अचीव करने के लिए नियति ने क्या क्या सह होगा, कितनी कड़ी ट्रेनिंग किया होगा, सोचकर विपुल जी का दिल दुख रहा था। उनकी एक बेटी रूही यहाँ उनकी प्रोटेक्शन और सबकी प्यार पाकर किसी प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी, पर उनकी छोटी मासूम बेटी क्या क्या सहकर बड़ी हुई जो वो इतनी स्ट्रोंग और नफरत से भरी हुई है। वो इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि एक बेटी के प्यार में वो दूसरी बेटी की खुशी को भूल गए। तभी नियति की ठंडी आवाज से वो होश में आए। मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि मैं आपकी मनहूस झूठी बेटी का इलाज कर सकूं। आपको डॉक्टर की आने का इंतजार करना चाहिए। आप सच में काफी हिम्मती है मिसेस शेखावत। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी बेटी को गलत मेडिसिन दे दूंगी या उसकी हाथ को काट दूंगी? वैसे भी मैंने अपनी नफरत और घिन को आप सबसे छुपाया तो नहीं है। मुझे आप सबसे नफरत है, फिर भी आप चाहती है कि मैं आपकी इस ड्रामेबाज बेटी की इलाज करूं। नियति की होंठों पर एक जहरीली स्माइल थी, मानो वो अभी सच में रूही की हाथ को काट कर फेंक देगी। ठीक है, इतना कहकर वो रूही की हाथ की तरफ लपकी। ये देखकर रूही डर से भर गई और आपने हाथ को पीछे कर दिया। नहीं, तुम्हें मेरी इलाज करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के आने तक मैं वेट कर सकती हूँ। सी मिसेस शेखावत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो आराम से इसे और कुछ देर एंजॉय कर सकती है। आप खामोखा अपनी मनहूस सौतेली बेटी के लिए फिक्र कर रही है। ये कहकर नियति ने जय के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, भाई मुझे इन सब के साथ बहस करके अपना दिमाग और नहीं खर्च करना है। अब से अगर इन लोगों ने कुछ कहा तो आप मोर्चा संभाल लेना। अगर आपने इन्हें बातों में हरा दिया तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट कार गिफ्ट करूंगी और मेरी मॉडिफाई कार में से एक भी आप रख सकते हो। इतना कहकर उसने अपने पैर सोफे पर मोड़ लिया। उसकी बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और उसकी सिर को प्यार से थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी लिटिल सिस्टर, अब से मैं मोर्चा संभाल रहा हूँ। स्लीप वेल। इतना कहकर वो सबको देखने लगा ताकि कोई तो कुछ कहे।
ताकि वो झगड़ा कर सके और उसे सबसे बेस्ट कार गिफ्ट मिल सके। पर उसे गुस्सा आया जब उसने देखा कि सब नियति को आंखें फाड़कर देख रहे हैं, पर कोई भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहा है। सब नियति की बात सुनकर हैरान थे, ये लड़की तो उन्हें धमकी देने का और बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जय गुस्से से बोला, क्या है मेरी बहन कोई एलियन है जो तुम लोग देख रहे हो आंखें फाड़कर? मेरी बहन की खूबसूरती को तुम लोग नजर क्यों लगा रहे हो? आपने सड़े हुए शकल और खराब आंखों के साथ मेरी बहन को मत देखो। जब जय ने देखा कोई कुछ नहीं कह रहा है तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही लड़ाई स्टार्ट कर दूं। फिर जब ये लोग गुस्से में कुछ बोलेंगे तो मैं झगड़ा करूंगा। वहीं दादाजी और दादी मां हैरान थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी डेसे और नियति को देखकर। तभी डॉक्टर भी आ गए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये देखकर जय का मुंह सिकोड़ गया, वहीं उसका ऐसा मुंह देखकर सबको हंसी आ रही थी। सबको पता था जय उनसे झगड़ा करना चाहता है ताकि नियति से कार गिफ्ट ले सके, पर आज वो जय से झगड़ा नहीं करेंगे ये सोच लिया था, क्योंकि वो चाहते थे जय को अब कोई गाड़ी ही ना मिले। ऑलरेडी 4 सुपरकॉर्स पाकर वो 7वें आसमान में उड़ रहा है। सबसे बेस्ट कार मिलने पर वो पता नहीं क्या ही करेगा। डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे, चेक करने के बाद वो बोले, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, लगता है कुछ गलत केमिकल जिससे एलर्जी हो सकती है इनकी हाथ पर लगा है। तो सीखा जी बोली, जी डॉक्टर उसने एक वेबसाइट से परफ्यूम मंगवाया था जिसे लगाने पर ऐसा रिएक्शन हो रहा है। डॉक्टर सिर हिलाकर बोले, डोंट वरी ये ठीक हो जाएगा, पर आपको बहुत से चीजें खरीदने वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया जो एलर्जी की रिएक्शन को कम कर दे। फिर वो चले गए। उनके जाने की कुछ देर बाद ही गार्ड्स ने इन्फॉर्म किया कि लेमिस ब्रांड के इंचार्ज आ गए हैं। इंचार्ज सुनील और बाकी 2 स्टाफ जो उनके साथ थे वो वहां आ गए। इंचार्ज सुनील ने जब अंदर आकर देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी डेविल बॉस किसी लड़के की कंधे पर सिर रख के रेस्ट कर रही थी। उन्हें अपने आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। सुनील और 2 स्टाफ ने माथे से पसीना साफ किया, फिर नियति को ग्रिट किया। उनकी आवाज ने नियति ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोली, ये मिस रूही शेखावत है। आज इन्होंने ड्रेस, ज्वेलरी, परफ्यूम सब कुछ मंगाया था, पर सब कुछ फेक था। मिस रूही शेखावत से ठीक से पता करो और डेफिनेशन केस फाइल करो। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्रांड का नाम खराब कर रहा है? हमारे ब्रांड में सिर्फ वीआईपी कस्टमर होते हैं, कोई भी कचरा इंसान किसी भी कचरे साइट से हमारा ब्रांड कैसे खरीद सकता है? उसकी बात सुनकर रूही लगभग गुस्से से पागल होने वाली थी। फिर भी उसने एक फेक वेबसाइट दिखा दिया जिससे उसने कांटेक्ट किया है। थोड़ी देर बाद सुनील और दोनों स्टाफ नियति को ग्रिड करके बोले, बॉस हम उन पर बहुत जल्दी डेफिनेशन के साथ साथ फ्रॉड कैसे भी फाइल करेंगे। उन्हें हमारे साथ खेलने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। नियति ने सिर हिला दिया तो तीनों चले गए। वहीं बाकी सब नियति के लिए उसके स्टाफ के मन में रिस्पेक्ट और प्यार देख पा रहे थे, और थोड़ा डर भी। यही तो एक बिजनेसमैन में होना चाहिए, उसके एम्प्लॉय उसे रिस्पेक्ट करे। विपुल की और अमृत ने दिल ही दिल में सोचा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला में, जिसके बाहर रायजादा विला लिखा हुआ था, विला के अंदर हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे किसी गंभीर मामले में बात कर रहे हो। एक बूढ़ा मगर गंभीर आवाज सुनाई दिया, प्रखर क्या आप सच में शादी करने के लिए तैयार है? इतने सालों से तो आप बार बार मना कर रहे हो और अब अचानक शादी। तो ये बूढ़ा आदमी प्रखर के दादाजी थे, मिस्टर राजनाथ रायजादा। राजनाथ रायजादा फैमिली के हेड, उम्र 76 साल। भले ही अभी उनका इतना उम्र हो गया है पर अभी भी वो खुद को फिट रखते थे। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर है पर वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, जो लोगों को परखना अच्छी तरह से जानते थे। तभी किसी भी खुशी और हैरानी भरी आवाज आए, अरे आप मेरे बच्चे से क्या पूछ रहे हो? उसने कहा ना कि वो शादी के लिए तैयार है। प्रखर क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? तो बताओ कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? जिसकी फोटो मैंने पिछली बार भेजा था वो मेरी सहेली की पोती, या जो अभी कुछ दिन पहले भेजा था वो एक रिश्तेदार की भांजी। जल्दी बताओ, मैं अभी उनके घर पर कॉल करके रिश्ता पक्का कर रहा हूं, ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके और हमारी इच्छा पूरी हो। ये आवाज थी प्रखर की दादी माँ मिसेस सुमित्रा राजनाथ सिंघानिया की। सुमित्रा रायजादा, उम्र 71 साल। ये दिल की बहुत अच्छी और एक दयालु महिला है। अब इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, ये अपने बड़े पोते प्रखर की शादी देखना चाहती थी। तभी प्रखर जो फोन में देख रहा आपने डार्क ब्राउन आंखों को उठते हुए कहा, मैंने खुद लड़की पसंद किया है। सबकी हैरानी, 17 साल की बच्ची से शादी, ताकि हम
जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके और हमारी इच्छा पूरी हो। ये आवाज थी प्रखर की दादी माँ मिसेस सुमित्रा राजनाथ सिंघानिया की। सुमित्रा रायजादा, उम्र 71 साल, ये दिल की बहुत अच्छी और एक दयालु महिला है। अब इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, ये अपने बड़े पोते प्रखर की शादी देखना चाहती थी। तभी प्रखर जो फोन में देख रहा आपने डार्क ब्राउन आंखों को उठते हुए कहा, मैंने खुद लड़की पसंद किया है। अब आगे। उसकी बात सुनकर हॉल में बैठे सबकी आंखें बाहर आने को थी। क्या प्रखर ने खुद लड़की पसंद किया है? क्या कहा तुमने किसी को पसंद किया है? सुमित्रा जी हैरानी और खुशी से बोली। कौन है वो जिसे आपने पसंद किया है भाई? प्रखर की बहन प्राची ने खुशी से झूमते हुए पूछा। बाकी सब भी उसकी जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो आइए जानते हैं रायजादा फैमिली के बारे में। रामनाथ रायजादा, ये रायजादा फैमिली के हेड है। उनकी वाइफ है सुमित्रा रायजादा। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अजीत रायजादा, उम्र 53, प्रखर देखने में इन पर ही गया है। ये अपनी फैमिली बिजनेस को अपने छोटे भाई के साथ संभालते हैं। अजीत रायजादा की वाइफ मिसेज अंकिता अजीत रायजादा, उम्र 50 साल, पर दिखने में अभी भी वो 30-40 की ही लगती है। इनका बेटा है प्रखर रायजादा और इनकी एक बेटी भी है प्राची रायजादा। उम्र 22 साल, दिखने में बहुत खूबसूरत, और ये अपनी मोम डैड दादी माँ की लाडली है। राजनाथ रायजादा के छोटे बेटे सुकांत रायजादा, उम्र 50 साल। ये भी अपने भाई अजीत की तरह ही है, दिखने में अभी भी हैंडसम, और घर और बिजनेस संभालने में अपने बड़े भाई की मदद करते हैं। सुप्रिया सुकांत रायजादा, ये सुकांत जी की वाइफ है, ये भी दिल की अच्छी है, बस इसलिए जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती है। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा संजीत रायजादा, उम्र 25 साल, दिखने में बहुत हैंडसम है पर अभी यहाँ नहीं है। छोटा बेटा स्वाभिमान रायजादा, उम्र 21 साल, ये बहुत चुलबुला है और मस्तीखोर भी। दिखने में आपने डैड की तरह है। इसे घर और बाहर सब मान बुलाते हैं। सबसे लास्ट में आती है सारिका रायजादा, उम्र 24 साल, ये रायजादा फैमिली की गोदली हुई बेटी है और अभी मॉडलिंग कर रही है और अभी इंडिया से बाहर है। सारिका की मोम डैड सुकांत जी और सुप्रिया की अच्छे दोस्त थे। तब घर में कोई बेटी नहीं थी। प्राची भी बहुत लेट हुई, इसलिए सारिका की मोम डैड की डेथ के बाद ये सारिका को लीगली गोद लेकर घर ले आए थे और सारिका को भी सब बहुत प्यार करते थे। अब आते हैं स्टोरी पर। प्रखर ने आपने फोन को रखा और बोला, वो शेखावत फैमिली की बेटी है नियति शेखावत। क्या शेखावत फैमिली की बेटी? ये तो अच्छी बात है, वो फैमिली भी बड़ी बड़ी और रिप्यूटेड फैमिली है, अंकिता जी सोचते हुए बोली। तभी राजनाथ जी बोले, हाँ मैं पहले भी विश्वनाथ शेखावत से बिजनेस मीटिंग के दौरान मिला हूँ। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी घर की बेटी भी अच्छी ही होगी। दादी माँ खुशी से बोली, ये तो अच्छा हुआ, चलो कम से कम तुम्हें कोई तो पसंद आया। तभी प्राची ने एक्साइटेड होकर जल्दी से फोन निकाला और बोली, रुकिए उसके बारे में मैं ढूंढ लेती हूँ अभी। वो तो हमारी कॉलेज में ही है, मैंने उसे देखा, मैं आप सबको उसकी फोटो दिखाती हूँ, रुकिए। अरे ये तो अच्छी बात है। तभी सब आकर प्राची के आसपास बैठ गए। ये देखकर प्रखर का चेहरा काला पड़ गया। वो समझ गया कि ये किसके बारे में बात कर रही है। प्राची ने रूही की फोटो निकालकर सबको दिखाया। सब रूही को देख रहे थे। और ये तो काफी खूबसूरत है, दादी माँ और अप्रिय जी बोली, क्योंकि रूही सच में काफी खूबसूरत थी, खास करके मेकअप लगाने के बाद। तभी स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है, भाई के पीछे तो इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई है। ये लड़की बस एवरेज है। भाई आपको ये बतख कैसे पसंद आ गई? तभी सुप्रिया जी ने उसकी सिर पर मारा और बोली, चुप करो तुम। जो भी हो, ये लड़की तुम्हारे भाई को पसंद है, जल्दी ये तुम्हारी भाभी बनने वाली है, इसलिए इसे रिस्पेक्ट देकर बात करो। उनकी बात सुनकर स्वाभिमान चिढ़ते हुए बोला, मोम आप मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो बस सच बोल रहा है, ये लड़की सच में किसी बतख की तरह लग रही है। नहीं, इसे पेंगुइन कहना इससे ज्यादा अच्छा होगा। भाई आप जरूर अंधे हो गए हो जो ऐसी लड़की आपको पसंद आ गई। स्वाभिमान एक ऐसा लड़का था जो उसके दिमाग में आता था वो बोल देता था। वो ये नहीं देखता था कि सामने कौन है और वो कहाँ है। प्रखर ने उसे घूर कर देखा तो वो डर से चुप हो गया। उसे घर में क्या दुनिया में भी अगर सबसे ज्यादा किसी से डर लगता था तो वो उसका बड़ा भाई प्रखर था। प्रखर की आग उगलती आंखें ही उसे डराने के लिए काफी होती थी। फिर प्रखर बाकी सबको देखकर बिना भाव के बोला, जो मुझे पसंद है वो नियति शेखावत है, ये लड़की नहीं। ये कौन है? क्या उनके घर की कोई और बेटी है? प्राची ने सोचते हुए कहा, क्योंकि उसे तो नियति शेखावत नाम की कोई याद नहीं थी जो
उनकी कॉलेज में हो। वो सबसे छोटी बेटी है, वो अभी स्कूल में है। प्रखर ने फोन घुमाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबको खांसी आ गई। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, एक स्कूल जाने वाली बच्ची से तुम्हें प्यार है? अरे लगता है वो टीचर है, स्टूडेंट नहीं। तो ठीक है, हम कल ही बात करके शेखावत फैमिली में जाएंगे तुम्हारा प्रपोजल लेकर, दादी माँ बोली। नहीं, 15 दिन बाद जाना है, प्रखर उन्हें टोकते हुए बोला। क्यों, कल क्या प्रॉब्लम है? अंकिता जी और अजीत जी एक साथ बोले। प्रखर गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि 15 दिन बाद वो 18 साल की हो जाएगी। ये बात सुन मत तो सब हैरान थे, मतलब प्रखर को सच में एक स्कूल जाने वाली बच्ची से प्यार करता है क्या? अंकिता जी को तो खांसी आ गई। वो प्रखर को देखकर बोली, प्रखर तुम्हें हुआ क्या है, तुम विकृत कैसे हो गए? तुम एक बच्ची से कैसे शादी कर सकते हो जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है? दादी माँ भी बोली, तुम सच में ठीक तो हो ना? तुम 29 साल के होने वाले हो और तुम्हें एक 17-18 साल की लड़की से शादी करनी है। अगर तुमने शादी करनी है तो मेरे पास कई लड़कियों का ऑप्शन है। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द शादी करूंगा। इतना कहकर प्रखर उठकर बाहर चला गया। वहीं घर वाले सब अभी भी सदमे में थे। मोम, ये क्या हो रहा है? भाई को पसंद आई भी तो इतनी छोटी सी लड़की हो क्या रहा है? प्राची हैरानी से बोली। पता नहीं वो क्या करने वाला है, उसे कोई रोक सकता है क्या? दादी माँ सिर हिलाकर बोली। हमें पहले उस लड़की को देखना चाहिए, कुछ तो उसमें खास है जो हमारा पोता जो किसी लड़की को आंख उठा नहीं देखता, वो उस लड़की को पसंद करता है, दादाजी ने एक राहत भरी स्माइल के साथ कहा। वहीं प्रखर जाकर कार में बैठ गया और आंखें बंद कर लिया और बोला, नहीं, इस बार दोबारा गलती नहीं होगा। पिछली बार भी उसने बस इतना कहा था कि उसे शेखावत फैमिली की बेटी से शादी करनी है। उसने बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहा था और सबने इसी गलतफहमी में सब कुछ गलत कर दिया। सब उसकी बनी के जगह किसी और से उसकी शादी फिक्स कर आए और उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसकी होंठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत विला में सब हॉल में बैठे हुए थे। रूही थोड़ा परेशान थी। उसे अपने हाथों में दर्द से ज्यादा इस वक्त डेफिनेशन के लिए परेशानी हो रही थी। रूही ने खुद ही उन फेक ब्रांड से सबसे सस्ती कपड़े और नकली ज्वेलरी और परफ्यूम में केमिकल मिलाने के लिए बोला था, क्योंकि रूही की एक दोस्त उस वेबसाइट लोगों में से किसी को जानती थी और अब उस फ्रॉड और फेक वेबसाइट पर केस कर दिया था लेमिस ब्रांड ने। जबकि उस ब्रांड की कोई गलती ज्यादा नहीं थी, वो लोग अपने प्रोडक्ट के छोटे मोटे चीज बेचते थे, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। पर इस बार रूही ने उन लोगों को फंसा दिया था, लाखों रुपए का सामान को कॉपी करने को बोलकर। कॉपी की चीजें तो कई जगह मिलती थी, पर केस फाइल और डेफिनेशन के लिए लेमिस ने रूही की ऑर्डर किए ड्रेस की फोटो और ज्वेलरी और परफ्यूम की जांच रिपोर्ट को पब्लिसाइज कर दिया था, जो इस वेबसाइट के लिए एक बड़ा झटका था। ऊपर से 5 करोड़ का डेफिनेशन देना उनकी बस की बात नहीं थी, इसलिए वो सब लोग रूही को धमका रहे थे कि वो 5 करोड़ रुपए वो उन्हें देगी, वरना वो सच बता देंगे कि उसने जानबूझकर सब कुछ नकली कॉपी करने को कहा था। उस वेबसाइट की आज तक ऐसी बदनामी नहीं हुई थी। भले ही वो बस कॉपी करते थे, फिर भी लोग खुशी खुशी उन्हें पहनने के लिए ले जाते थे और सबको पता होता था ये नकली है, इसलिए वो बस अपने यूज के लिए ही लेते थे। पर रूही की वजह से वो इतने बड़े ब्रांड के निशाने पर आ गए थे, इसलिए वो सब उससे ही पैसा लेकर डेफिनेशन भरने वाले थे और रूही इस बात से परेशान थी। भले ही वो घर की प्रिंसेस थी, पर 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट था और इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसका सिर दर्द करने लगा था। अब उसे नियति पर गुस्सा आ रहा था और ज्यादा नफरत भी हो रही थी। इन सब का दोषी वो सिर्फ नियति को मान रही थी। नियति ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, उसे प्रॉब्लम में फंसाने के लिए। अर्जित कुछ देख रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। अर्जित ने जल्दी से फोन उठाया। उसकी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं नियति जो जय से साथ बैठकर उसके लिए कैसा सूट और शूज डिजाइन चाहिए देख रही थी और एक एक करके जय को अलग अलग डिजाइन बनाकर दिखा रही थी। अर्जित को देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, जितना हंसना है अभी हंस लो मिस्टर अर्जित, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी इस मुस्कान की जगह आपके चेहरे पर सिर्फ उदासी होगी। चैप्टर 27 सारी प्रोजेक्ट छीन जाना 13वीं शोक सभा में भी ना आउन। अर्जित ने जल्दी से फोन उठाया। उसकी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं नियति जो जय से साथ बैठकर उसके लिए कैसा सूट और शूज डिजाइन चाहिए देख रही थी और एक एक करके जय को अलग अलग डिजाइन बनाकर दिखा रही थी।
अर्जित को देखकर उसकी चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, जितना हंसना है अभी हंस लो मिस्टर अर्जित, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी इस मुस्कान की जगह आपके चेहरे पर सिर्फ उदासी होगी। अब आगे। नियति ने उससे अपनी नजरें हटा लिया। तभी अर्जित फोन में गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने इस पर 6 महीने मेहनत किया है, वो लोग कैसे मुझसे वो एक्टिंग प्रोजेक्ट छीन सकते हैं? और वो न्यू रिलीज होने वाली सॉन्ग उसके लिए कैसे वो किसी और सिलेक्ट कर सकते हैं? अर्जित आपने मैनेजर से बात कर रहा था, उसे एक ब्रांड का स्पोक पसंद से भी हटा दिया गया था। ये सोच सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से फोन पटक दिया। उसे इतने गुस्से में देखकर विपुल जी बोले, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उनकी बात सुनकर अर्जित अपना सिर पकड़ते हुए बोला, डैड मेरी 2 एक्टिंग प्रोजेक्ट छीन लिया गया है, और मेरा न्यू एल्बम जो रिलीज होने वाला था, उस राइटर ने और म्यूजिक कंपोजर ने भी मुझे गाना देने से मना कर दिया है, और मेरा एक इंटरनेशनल ब्रांड की स्पोक पसंद की जगह भी छीन ली गई थी। इन सब के लिए मैंने अभी तक 6 महीने की मेहनत किया है। उसकी बात सुनकर सब समझ गए कि अर्जित इतने गुस्से में क्यों है। ऑफकोर्स वो गुस्से में होगा, उसकी 6 महीने की मेहनत जो बर्बाद हो गई थी। सीखा की बोली, ये कैसे हो सकता है, बिना इन्फॉर्म किए वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर विपुल जी को देखकर बोली, आपको इस बारे में खुद इंटरफियर करनी चाहिए। वो लोग कैसे हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? विपुल जी ने सिर हिला दिया और बोले, इस इंडस्ट्री में सबके दुश्मन होते हैं। अर्जित भी बोला, हाँ, अगर कोई मुझे टारगेट कर रहा है तो उसका भी बैकग्राउंड स्ट्रोंग होगा, वरना मेरा बैकग्राउंड सबको पता है, उसके बाद कोई मुझे टारगेट कैसे कर सकता था? बाकी सब भी सहमत थे, सब अर्जित की उदासी देख रहे थे, पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये जानते थे। अर्जित एक सेलिब्रिटी था, उसका इंडस्ट्री में दुश्मन होना आम बात थी। सबको अर्जित के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि सबको अर्जित का एक्टिंग और सिंगिंग के लिए पैशन के बारे में पता था। हाँ भाई, आपको और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो उन पर केस करना चाहिए, और आपको मीडिया में बताना चाहिए कि उन लोगों ने आपके साथ क्या किया। आपके इतने सारे फैंस हैं, वो सब आपके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। रूही आपने भाई की हाथ पकड़कर बोली। उसे भी बुरा लग रहा था आपने भाई के लिए। उसकी भाई की वजह से उसे भी एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। चाहे वो कोई कॉन्सर्ट हो या एक्टर्स एक्ट्रेस की ऑटोग्राफ फोटो, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता था, जिसे लेकर वो हमेशा अपनी दोस्तों के सामने सुपीरियर फील करती थी, और उन्हें ऑटोग्राफ देकर उनके सामने शो ऑफ करने का मौका पाती थी। अर्जित ने प्यार से उसकी बालों को सहलाया और बोला, मैं ठीक हूं, जबकि दिल ही दिल में उसे गुस्सा और उदासी ने घेरा हुआ था। वहीं नियति ये सब मजे से एंजॉय कर रही थी। उसे उन सब की, खास करके अर्जित का उदासी से भरा चेहरा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी नेहा की नजर नियति पर पड़ी, जिसकी होंठों पर स्माइल थी। नियति, तुम हंस कैसे सकती हो, क्या तुम देख नहीं सकती भाई कितने उदास है? नेहा उदासी से बोली। तो नियति की स्माइल और भी बढ़ी ही गई। रूही मासूमियत से बोली, हाँ नियति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जित भाई कितने दुखी है इस टाइम, तुम उन्हें देखकर क्यों हंस रही हो? उसकी बात सुनकर नियति डेविल स्माइल करते हुए बोली, मैं हंसूं या नहीं ये मेरी मूड पर डिपेंड करता है, और इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है। मिस्टर अर्जित की शेखावत की उदासी देखकर तो मुझे खुशी ही होगी। नियति हाथ हिलाकर बोल रही थी, जैसे के रही हो ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ऑफकोर्स मैं खुश हूं। सीखा जी थोड़े गुस्से से बोली, नियति, अर्जित तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर तुम कंसर्न नहीं हो तो भी ठीक है, पर तुम ऐसे हंसकर अर्जित को और दुखी नहीं कर सकती। क्या तुम प्लीज ऐसी बातें करना बंद कर सकती हो? नहीं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस बकवास के टुकड़े को मेरा भाई कहने की? ये मेरा कोई भाई नहीं है, ये बस तुम जैसी घटिया औरत का सौतेला बेटा है, और इसकी अपनी माँ भी तुम जैसी ही होगी, जिसने 2 घटिया बेटा और एक मनहूस बेटी को पैदा किया है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरा एक ही भाई है, जय शेखावत, और कोई नहीं। ये दोनों बस आपके घटिया पति के पहली बीवी के बच्चे हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर ये सब मर गए तो मैं इनकी 13वीं की शोक सभा में भी ना आऊं। नियति, विपुल जी ने जोर से चिल्लाया और गुस्से से उस पर हाथ उठा दिया। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था नियति के मुंह से आपने बच्चों के लिए ऐसी बातें सुनकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आपने ही बड़े भाई बहन के बारे में ऐसे बोलने की? उनका हाथ नियति के गाल पर, तभी नियति ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और जोर से झटक दिया। सब हैरानी से देख रहे थे। अमृत, अर्जित और रूही नेहा सब गुस्से में नियति को घूर रहे थे।
सीखा जी भी गुस्से में थी। नीरज जी सरिता जी चुप थी, उन्हें यहाँ कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा। जय नियति के पीछे खड़ा था, दादाजी और दादी माँ भी चुप थे। उन्हें नियति की मौत वाली बात सुनकर थोड़ा बुरा तो लगा था, क्योंकि कुछ भी हो अमृत, अर्जित और रूही थे तो उनके घर के ही बच्चे। पर इन सब ने नियति के साथ जो किया था उसकी सजा ही उन्हें मिल रही थी। विपुल जी तो अपने हाथ को देखते रह गए, उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। क्या उन्होंने फिर से वही गलती दोहराया? उन्होंने गुस्से से नियति पर फिर से एक बार बचपन की तरह हाथ उठा दिया। नियति गुस्से से अपनी जगह से उठकर उन्हें उंगली दिखाकर बोली, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर विपुल देखावत। मैं वो बचपन की नियति नहीं हूं जो कोई भी मारकर चला जाएगा। मैं एक दिन में पूरे अंपार को बर्बाद कर दूंगी। अब तक मैं चुप हूं क्योंकि सब कुछ मेरे दादाजी का है, वरना मैं जहां जाती हूं वहां तबाही के मंजर के अलावा मैं कुछ नहीं छोड़ती। इसलिए सोच समझकर मुझसे बात करना, और आपके ये तीनों बच्चे मेरे कोई नहीं लगते। ये सब आपकी पहली बीवी के बच्चे हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मिस्टर विपुल शेखावत, आपको उठा दर्द क्यों हो रहा है जब मैंने कह दिया कि ये मर जाए? याद है जब मैं छोटी थी आपकी ड्रामेबाज मनहूस बेटी को खुद की गलती से चोट लग गई थी और उसने बोला कि मैंने उसे चोट पहुंचाया है। आपके छोटे बेटे ने बिना सोचे समझे मुझे ये कहा कि मैं घटिया लड़की हूं। अगर मैं मर जाती तो अच्छा होता, पर जब बाद में पता चला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तब भी आपके प्यारे कुत्ते बेटे ने मुझसे माफी नहीं मांगा और ना ही किसी ने भी मिस्टर अर्जित को कुछ कहा। मिस्टर विपुल शेखावत, तब आपकी मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ था? और अब जब मैं कह रही हूं कि ये आपके बच्चे मर जाए तो आपको वैसे ही चुप रहना चाहिए। जैसे आप गूंगे और बहरे हो, ना आपने कुछ सुना ना कुछ बोला। आपको ठीक वैसे ही रहना चाहिए, वो आपको ज्यादा सूट करता है। उसकी बात सुनकर अर्जित का सिर नीचे झुक गया। क्या अभी भी नियति ने उस बात को इतने सालों बाद याद रखा है? अमृत ने भी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लिया। वो समझ गया था कि उन सब की इन छोटी छोटी बातों ने नियति के दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। रूही को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली और बैठी रही थी, क्योंकि बात उसकी भी थी इसमें। उसने ही उस वक्त जानबूझकर नियति के नाम का झूठ बोला था। वहीं विपुल जी तो अपने हाथ को देख रहे थे। नियति की बातें उनकी दिल को झांझोड़ रही थी। उन छोटी छोटी बातों से ही नियति की मन की नफरत और जख्म गहरी हो गई होगी, और धीरे धीरे अब वो जख्म नासूर बन गया है। उन्हें आज अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो तो अभी भी उसे भड़का रहे थे, जबकि वो पहले से ही नफरत से उबल रही थी। उन्हें क्यों समझ नहीं आया कि वो छोटी छोटी बातें नियति के दिमाग पर क्या असर कर रहे हैं। नियति ने दादी माँ को देखा और बोली, दादी माँ, मैं अपनी रूम में जा रही हूँ। दादाजी और दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया तो नियति अपने रूम में चली गई। उसकी होंठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। बात कुछ दिन और फिर मैं तुम सबकी रिश्ते को ऐसे तोड़ूंगी तो कोई जोड़ नहीं पाएगा। बहुत प्यार है ना, उस प्यार की रिश्ते की नींव पर ऐसे बार करूंगी कि वो नींव जल्दी टूट जाएगी, फिर आएगा इस बर्बादी के खेल में मजा। नियति मन ही मन सोचते हुए हंसते हुए वहां से चली गई। वहीं विपुल जी धम की आवाज से सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद लुढ़क गया। आज पहली बार वो खुद को इतना हारा हुआ और बेबस महसूस कर रहे थे। जब रीना की डेथ हुई थी तब भी वो नहीं रोए थे, क्योंकि उन्हें अपने तीनों बच्चों का ख्याल रखना था। पर आज अपनी खुद की ही खून खुद की बेटी को खुद से इतनी नफरत करता देख वो खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी हर गलतियों का पछतावा हो रहा था। अगर वो रूही और अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर ना होकर सबको बराबर प्यार देते, नियति को भी तीनों बच्चों की तरह प्यार देते, तो क्या नियति आज ऐसी बनती? तभी सीखा जी ने उनकी कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। विपुल जी का पछतावा डायरी। जब रीना की डेथ हुई थी तब भी वो नहीं रोए थे, क्योंकि उन्हें अपने तीनों बच्चों का ख्याल रखना था। पर आज अपनी खुद की ही खून खुद की बेटी को खुद से इतनी नफरत करता देख वो खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी हर गलतियों का पछतावा हो रहा था। अगर वो रूही और अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर ना होकर सबको बराबर प्यार देते, नियति को भी तीनों बच्चों की तरह प्यार देते, तो क्या नियति आज ऐसी बनती? तभी सीखा जी ने उनकी कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। अब आगे। विपुल जी ने उन्हें देखा पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने कंधे से सीखा जी का हाथ झटक दिया और बोले, सीखा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अमृत, अर्जित और रूही के लिए कहीं आपके मन में प्यार कम ना हो जाए, इसलिए उस वक्त हम इनसिक्योर हो गए, और आप भी नियति को इसकी दोष देती रही, जबकि वो हम दोनों की बच्ची थी। आपको मुझसे लड़ना चाहिए था। मैं तो बस कुछ दिन इनसिक्योर था, पर जब नियति को मैं आपने इस हाथ में पकड़ा
तब मेरी सब इनसिक्योरिटी चली गई थी और मन में था तो नियति के लिए प्यार। पर फिर से सब कुछ बदल गया। हम अपने तीनों बच्चों को प्यार देते देते ये भी भूल गए कि हमारी एक और बेटी है, जो अभी सबसे छोटी है, जिसे इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ना तुमने उस पर ध्यान दिया ना मैंने उस पर ध्यान दिया। उसे हम दोनों की प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हमें उसे संभालना चाहिए था। अमृत, अर्जित, रूही तो बड़े थे, उन्हें नियति जितनी केयर की जरूरत नहीं थी। और हमारी उस गलत फैसले ने आज नियति को ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया है। हम नियति की दोषी है। इतना कहकर विपुल जी आपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनके आंखों में आंसू था, उन्हें बहुत दोषी महसूस हो रहा था। सीखा जी की आंखों से आंसू बह गया, वो अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रही थी। वो कितना भी खुद को नियति से कुछ भड़काने वाली बात कहने से रोकने को कोशिश करे, पर रूही और दोनों बेटों के लिए उसका जो प्यार था, उसके लिए वो बोलने पर मजबूर हो जाती थी। वो समझ चुकी थी कि नियति उनसे हद से ज्यादा नफरत करती थी। जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया था, उसके लिए सच में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उसे मनहूस कहने की और दोष देने की अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और आज उनकी बेटी उन्हें मरा हुआ देखना चाहती थी। उसने तो उनके लिए कब्र भी बना दिया था। वहीं रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैड उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? नियति के साथ जो भी हुआ था उसके हिसाब से बिल्कुल सही हुआ था। तो अब उसके डैड रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्या उसके डैड को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने नियति से ज्यादा उसे प्यार दिया? वो फिर से अपनी फैमिली को नियति की तरफ झुकने नहीं दे सकती थी। वहीं अमृत और अर्जित अपने डैड के बात के बारे में सोच रहे थे। जो उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं कहा था। सच में तक नियति को मोम डैड की उनसे भी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसलिए सबका प्यार उसे मिलना चाहिए था। पर उसे मिला तो क्या? सिर्फ नफरत, जिस नफरत से आज वो भरी हुई है। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, अब पछताने से क्या फायदा? जब से वो बच्ची थी तुम सब में से किसी ने भी उसकी मासूम दिल को नहीं समझा। तुम दोनों माँ बाप होकर भी उसे संभालने से पीछे हट गए। तुम्हें तो सिर्फ आपने तीनों बच्चे दिखाई देते थे। तुम दोनों की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। जहां उसे लाड़ प्यार से बड़ा होना चाहिए था, वहां वो अकेली बिना प्रोटेक्शन की बड़ी हुई। जब वो इस घर में थी, एक भी दिन नहीं गया जिस दिन वो तुम सबके पीछे ना भागी हो। पर तुम सबने क्या किया? तुम सबने मेरी बच्ची को इग्नोर किया। और तुम दोनों माँ बाप कहलाने की भी लायक नहीं हो। आपने एक बेटी की खुशी के लिए तुमने अपनी दूसरी बेटी को किसी कचरे की तरह ट्रीट किया। और इस लड़की ने पता नहीं कितने झूठे इल्जाम लगाए होंगे मेरी बच्ची पर। और ये औरत तुम सीखा, तुम सच में माँ बनने की लायक नहीं है। भगवान तुम्हारी कोख को पूरा किया तुम्हें माँ बनने का सौभाग्य देकर, पर तुमने खुद उसे ठुकरा दिया। काश तुम सुनी कोख ही रह जाती। तुम जैसी माँ हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? तुमने उसे हर वो पल सुनाया जब जब वो तुम्हारे पास आए। तुमने उसे मनहूस और ना जाने क्या क्या कहा। पर मेरी नियति सच कहती है, मनहूस वो नहीं, मनहूस ये लड़की है। उनकी बात सुनकर सीखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसके पैदा होते ही ये सब शुरू हुआ, इसकी वजह से ही मेरी नियति मुझसे दूर रही। उन्होंने रूही को नफरत से देखते हुए उन्हें सच में रूही से नफरत होती थी। रूही पूरी तरह से चालबाजियों और बुराई से भरी हुई थी, जो उन्हें रीना की याद दिलाती थी, जिस वजह से उनकी नफरत और बढ़ जाती थी। वहीं अपनी दादी माँ की बात सुनकर रूही रोने लगी। उसे सच में इस बार बुरा लग रहा था। माँ, ये सब हमारी गलती है, आप रूही को क्यों बोल रही हो? मैं ही थी जो नियति को हमेशा बुरा भला कहती थी। सीखा जी रोते हुए बोली, मैं सच में बुरी माँ हूँ, मुझे सभी बच्चों पर समान ध्यान देना चाहिए था। तभी रूही रोते हुए बोली, मोम डैड आप मत रोइए, ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। मेरी वजह से नियति नेग्लेक्ट हुई, क्योंकि मोम डैड मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे। और अगर उस दिन मैं मर जाती तो ही अच्छा होता, कम से कम नियति आप सबसे नफरत तो नहीं करती। वो सिस्क सिस्क कर रो रही थी, पर इससे सिर्फ सीखा जी और अमृत अर्जित को फर्क पड़ा। विपुल जी ने उसे शांत करवाने के लिए कुछ नहीं कहा। खुद को ब्लेम मत करो, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम बस आपने प्यार की दोनों हिस्से को तुम्हें दे दिया, जिसे हमें नियति को भी देना चाहिए था। अमृत और अर्जित बोले। सीखा जी ने भी उसकी सिर पर हाथ रख दिया, पर उनका कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था। विपुल जी चुप थे। ये देखकर रूही अंदर से खुद को परेशान होने से नहीं रोक पाए। क्या इस बार उसके रोने से उसके डैड का दिल नहीं पिघला? पहले तो उसके डैड उसके रोते ही परेशान हो जाते थे। तभी दादी माँ बोली, रूही तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। इतना कहकर वो दादाजी के साथ वहां से चली गई।
जय ने मुंह बनाया और बोला, तुम एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की हो। अरजित भाई को नहीं बल्कि तुम्हें एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए था। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं रूही गुस्से और नफरत से भर गई। अपमान और बेइज्जती का घुट पी पर वो रोने लगी। सरिता जी और नीरज जी ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वो भी वहां से चले गए। अब वो क्या ही करते, रूही को संभाल कर ही क्या फायदा, जब उनका बेटा ही रूही से इतनी नफरत करता है। रूही और भी जोर जोर से रोने लगी, जैसे किसी ने उसे मारा हो। शिखा जी उसे चुप करवा रही थी। वहीं नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रूही को शांत करवाने की कोशिश कर सकती थी। रूही और उसके बीच में बहुत प्यार था, क्योंकि वो उसकी अपनी खुद की मासी की बेटी थी। पर नियति को वो दोनों ही अपनी कंपीटिटर और दुश्मन मानते थे, क्योंकि नियति उनकी मोम से रिलेटेड नहीं थी। बेशक उन्हें शिखा जी से प्यार था, पर शिखा जी रूही को सिर्फ अपनी माँ के हिसाब से चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड या उसकी मोम कभी भी नियति पर ध्यान दे या उससे ज्यादा नियति को प्यार करे। विपुल जी वहां से उठकर चले गए। तभी शिखा जी बोली, विपुल जी देखिए, रूही को चुप कराए, हमारी बच्ची कितना रो रही है। विपुल जी ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, उसे संभालने के आप सब तो उसके पास ही है ना, पर नियति को संभालने के लिए उस वक्त हम में से कोई नहीं था। मैं और पार्शियल होकर अन्याय नहीं कर सकता। जो गुनाह मैंने किया है उसे सुधारना है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। शिखा जी तो हैरान से खड़ी रह गई। विपुल की बातें उनकी दिल को चीर रही थी। रूही को तो गुस्सा और डर दोनों लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ उसकी हाथ से फिसलता जा रहा है। रात का वक्त, सबने डिनर कर लिया था। आज नियति डिनर करने नीचे नहीं आई थी, जिस वजह से विपुल जी थोड़ा परेशान थे। वो आज नियति से थोड़ा बात करना चाहते थे। आपने किए कि माफी एक बार उससे मांगना चाहते थे। चाहे वो उन्हें माफ करे या नहीं, वो अपनी बच्ची से एक बार माफी तो मांग सकते थे। वो कुछ सोचते हुए सबके जाने के बाद नियति की रूम की तरफ चले गए। बहुत हिम्मत करके उन्होंने नियति की रूम की डोर पर नॉक किया, पर नियति ने ना तो डोर ओपन किया, ना ही कोई आवाज आए। उन्हें लगा शायद नियति सो गई होगी। जैसे ही वो जाने वाले थे, उन्होंने देखा डोर खुला हुआ है, अंदर से लॉक नहीं है। तो वो हिचकिचाते हुए अंदर चले गए। पहली बार वो नियति की रूम को देख रहे थे, जो ब्लैक और ग्रे थी, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी को सूट करते हुए। बचपन में भी वो कभी नियति के रूम में नहीं गए थे, पर उन्हें याद था रूही की रूम को देखकर नियति जिद करती थी कि उसे भी पिंक और खूबसूरत रूम चाहिए, बिल्कुल रूही दी की तरह, जिस पर सब कुछ डॉल हाउस की तरह हो। पर विपुल जी ने कभी ध्यान नहीं दिया, और अब उनकी वही छोटी प्रिंसेस की चॉइस इतनी बदल गई थी, जैसे वो पूरी तरह से अलग इंसान की तरह बदल गई हो। सब कुछ उनकी गलती है। उनकी आंखों से आंसू बह गए। पूरे रूम में नियति कहीं भी नहीं थी। वो जा रहे थे यादों के साथ, अंदर नियति की एक भी फोटो नहीं थी। तभी उनकी नजर साइड टेबल पर एक फोटो पर गया, जो बेतरतीब ढंग से पड़ा हुआ था। विपुल जी ने उसे उठा लिया, जिस पर 3 लड़कियों का फोटो था। एक नियति थी, शायद 7 या 8 साल की, और 2 लड़की भी उसी उम्र की। नियति बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी होंठों पर एक मासूमियत भरी स्माइल थी। विपुल जी ने प्यार से उसकी फोटो पर हाथ फेरा। विपुल जी को अब को नियति की बिना भाव की फेस याद आ गई। उनकी बच्ची कितनी ज्यादा बदल गई है। पहले वो कितनी मासूम थी और उन सब ने उसे क्या बना दिया। उन्होंने उस फोटो को वहीं पर रख दिया। तभी उनकी हाथ लगकर एक छोटी सी डायरी नीचे गिर गई। विपुल जी ने उस डायरी को उठा लिया। ना चाहते हुए भी उन्होंने उसे खोला, उसे पढ़ने के लिए। दूसरी पेज पर टेडी मेडी हैंडराइटिंग में नियति की दिल की बातें लिखा हुआ था। वो समझ गए ये नियति की हैंडराइटिंग है। बचपन में नियति बहुत ब्रिलियंट थी। वो 3 साल से ही हार्ड वर्ड भी लिख सकती थी। उन्होंने तीसरा पेज पलटा, जहां पर लिखा हुआ था, आज नियति की बर्थडे है, पर डैड, मोम, भाई, दीदी किसी ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया। मैं सबसे कट्टी हूँ। फिर उसमें कुछ आंसू की बूंदें थी जो सूख गई थी, बस उसके निशान रह गए थे। विपुल जी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए आगे पढ़ने लगे। रात हो गई है, पर दादाजी और दादी माँ के सिवा किसी ने नियति को गिफ्ट नहीं दिया, विश नहीं किया। सब रूही दीदी के साथ पार्टी में चले गए हैं। डैड, मोम, भाई, कोई नियति से प्यार नहीं करता, पर नियति सबसे प्यार करती है। रूही दीदी की बर्थडे में सब उसे गिफ्ट देते हैं, बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, पर मेरे लिए क्यों नहीं गाते हैं? क्या मैं बुरी बच्ची हूँ? फिर उसमें नियति ने खुद ही जवाब लिख दिया था, नहीं, नियति अच्छी बच्ची है। वो तो सबसे प्यार करती है, पर मोम नियति को मनहूस कहती है। विपुल जी की हाथ कांप रहे थे। उन लोगों ने किस कदर अपनी छोटी सी बच्ची का दिल तोड़ दिया है।
उन्होंने खुद को रोने से रोक और पेज पलट दिया। आज डैडी बाहर देश से वापस आए हैं। डैडी ने मेरे लिए पहली बार एक सुंदर सा डॉल लाया था, पर रूही दीदी को डॉल पसंद आ गई, इसलिए मोम ने मेरी गिफ्ट रूही दीदी को दे दिया। नियति बहुत उदास है। नियति फिर से डैडी से कल डॉल मांगेगी। विपुल जी ने अब आपने आंसू रोक नहीं पाया और रोने लगे। फिर दूसरे पेज में लिखा हुआ था, आज मैंने डैडी से डॉल मांगा पर डैडी ने मुझसे बात नहीं किया। क्या डैडी नियति से नाराज है? क्या डैडी नियति के लिए अब डॉल नहीं लाएंगे? ये लाइन पढ़कर विपुल जी को नियति की बचपन की बातें याद आने लगी। चैप्टर 29 नियति की पास्ट, विपुल जी का पछतावा। डैडी ने मेरे लिए पहली बार एक सुंदर सा डॉल लाया था, पर रूही दीदी को डॉल पसंद आ गई, इसलिए मोम ने मेरी गिफ्ट रूही दीदी को दे दिया। नियति बहुत उदास है। नियति फिर से डैडी से कल डॉल मांगेगी। विपुल जी ने अब आपने आंसू रोक नहीं पाया और रोने लगे। फिर दूसरे पेज में लिखा हुआ था, आज मैंने डैडी से डॉल मांगा पर डैडी ने मुझसे बात नहीं किया। क्या डैडी नियति से नाराज है? क्या डैडी नियति के लिए अब डॉल नहीं लाएंगे? अब आगे ये लाइन पढ़कर विपुल जी को नियति की बचपन की बातें याद आने लगी। जब वो लंदन से वापस आए थे, उसके दूसरे दिन वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी नियति उनके पास आई थी और उनके सामने खड़ी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। तब जब नियति ने बोला कि डैड मुझे कल जैसा एक डॉल चाहिए, जैसा आप मेरे लिए कल ले थे, तो विपुल जी और भी इरिटेट हो गए, क्योंकि उन्होंने रूही के लिए दो और नियति के लिए एक डॉल लिया था। उन्हें लगा नियति को जलन ही रही है कि वो रूही के लिए दो डॉल ले है, इसलिए नियति को अब दो डॉल चाहिए। वो इरिटेट होकर वहां से चले गए थे। उन्हें नियति की बातें सुनने का कोई शौक नहीं था। अब भी उन्हें याद था कि नियति उन्हें कैसे अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए देख रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि नियति को जलन नहीं हो रही थी, बल्कि नियति भी एक डॉल चाहती थी, क्योंकि उसकी डॉल को रूही को दे दिया गया था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें रूही और शिखा जी पर भी गुस्सा आ रहा था। जब वो रूही के लिए दो डॉल लेकर आए थे, फिर रूही ने नियति की डॉल को क्यों लिया और शिखा जी ने ऐसा कैसे होने दिया? क्यों उन्हें इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? क्यों उन्होंने कभी इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया? वो वहीं बेड से टिककर बैठ गए और दूसरे पेज पलट दिया। आज अर्जित भाई का बर्थडे है। मैं उनके लिए एक स्टार बॉक्स बनाने जा रही हूँ। मैं अर्जित भाई को ये गिफ्ट दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर अर्जित भाई मुझे भी रूही दीदी की तरह प्यार करेंगे। ये पढ़कर विपुल जी की होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और उनकी आंखों में उदासी आ गई। तब नियति बस सबका प्यार चाहती थी, जो कोई भी नहीं दे पाया। अर्जित और बाकी सब से भी तब नियति प्यार करती थी, पर उन लोगों ने भी उसे वो प्यार नहीं दिया, जिस वजह से उसकी नफरत बढ़ती चली गई। दूसरे पेज पर नियति की आंसू थे। मैंने भाई को इतनी मेहनत से स्टार बनाकर गिफ्ट किया, पर भाई ने उसे नहीं लिया, क्योंकि मेरा गिफ्ट उन्हें पसंद नहीं आया। भाई ने बाकी सबसे गिफ्ट लिया, पर मेरी गिफ्ट को उन्होंने नहीं लिया। नियति के पास तो पैसे ही नहीं है, नियति तो बच्ची है ना, इसलिए नियति गिफ्ट खरीदने नहीं गई। क्या इसलिए अर्जित भाई को नियति का गिफ्ट पसंद नहीं आया? उसे पढ़कर विपुल जी का दिल टूट रहा था। उनकी बच्ची ने पूरे एक दिन मेहनत करके स्टार बॉक्स बनाया था, जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। उस वक्त वो छोटी भी थी, इसलिए कोई उसे पैसे नहीं देते थे, या यूं कहे कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। उसे जो चाहिए पार्वती जी और विश्वनाथ जी लेकर आते थे। उन्हें याद था अर्जित का बर्थडे, जब नियति ने उसे एक बॉक्स में बहुत सारा स्टार बना कर दिया था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अर्जित ने उसे बचकाना के कर नहीं लिया। किसी ने भी नियति की मेहनत और प्यार को नहीं देखा, जो उसने इसे बनाने में लगाए थे। विपुल जी को और भी बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पछतावे के बोझ तले दबकर मर जाएंगे। वो आगे पढ़ने लगे। नियति की अभी तक रूम में कोई नामो निशान नहीं था। आज सब पार्टी में गए हैं। दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, पर यहाँ नियति के सिवा कोई नहीं था। नियति को डर लग रहा है। दादी माँ भी नहीं है। रामू काका और मैं दादाजी को हॉस्पिटल ले आए हैं। कान्हा जी, मेरे दादाजी को जल्दी ठीक कर देना, क्योंकि दादाजी और दादी माँ नियति से बहुत प्यार करते हैं। वो सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उसके कुछ दिन का पेज खाली था। विपुल जी समझ गए कि नियति दादाजी की हेल्थ की वजह से दुखी होकर डायरी नहीं लिखती थी शायद। उसके बाद जून 21 पर लिखा गया था, आज मोम और डैड का बर्थडे है। आज सब खुश है और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। नियति को भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए, पर नियति के पास तो पैसा नहीं है।
और दादाजी भी घर नहीं है, दादी माँ भी दादाजी के पास हॉस्पिटल में है। मैं किससे पैसे मांगू? हाँ, दादी माँ ने कहा था जब भी जरूरत पड़े उनकी ड्रॉ में मेरे लिए पैसा है, मैं उसमें ले लूंगी। और डैड और मोम के लिए गिफ्ट ले आऊंगी तो डैड और मोम किस हो जाएंगे। वो नियति को भी फिर प्यार करेंगे। ये पढ़कर विपुल जी का दिल दहल गया। उस दिन की बात उन्हें आज भी याद था, उनका दिल मानो बाहर आने को था। क्योंकि उस दिन रूही ने सबको ये बताया था कि नियति ने दादी माँ की कमरे से पैसा चुराया, जिस वजह से सीखा जी ने नियति को थापड़ मारा था और उसकी कमरे में बंद कर दिया था। विपुल जी भी गुस्से में थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने चोरी करना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ने सीखा को उससे मारने से नहीं रोका। उन्होंने नियति की बात ही नहीं सुना और ना ही अपनी माँ को फोन करके पूछने की जहमत उठाया कि क्या नियति के लिए उन्होंने वहां पर पैसा रखा था या नहीं। डैड मोम सब गंदे हैं, सब बुरे हैं, किसी ने भी नियति की बात नहीं सुनी। नियति को रूम में बंद करके सब पार्टी में चले गए। नियति को भूख लगी है, नियति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दादाजी और दादी माँ होते तो नियति को जरूर खाना खिलाते। बाकी सब बुरे हैं। मोम ने नियति को कितना मारा, नियति की गाल दर्द कर रहे हैं। विपुल जी को अभी भी याद था जिस दिन रूही ने नियति पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उस दिन सीखा जी ने नियति को रूम में बंद कर दिया और स्टाफ से उसके पास जाने को मना कर दिया ताकि वो अपनी गलती को रियलाइज कर सके। पर विपुल जी को समझ आ रहा था कि नियति को नहीं बल्कि उन्हें अपनी गलती का रियलाइज करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख और बेवकूफ तो वो खुद थे, जो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उन्होंने 4 साल की बच्ची को इतनी बड़ी सजा दे दिया और वहां पार्टी मनाने के लिए खुशी खुशी चले गए। क्या माँ बाप है वो? नियति सही कहती है, उनके जैसे माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। उनके होने से अच्छा कि बच्चा अनाथ हो, कम से कम उसे प्यार की उम्मीद तो नहीं रहेगी। ऐसे ही कई सारी पेजेस थे जहां नियति ने उसके साथ जो हुआ लिखा था और उससे पढ़ते हुए विपुल जी का दिल कांप रहा था। वो इतने पत्थर दिल और स्वार्थी कैसे हो गए कि उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची का दिल इस कदर तोड़ दिया, जो उसके दिल में इतनी नफरत बढ़ गई। उसके बाद वो दिन था जिस दिन नियति इस घर से हॉस्टल गई थी। आज रूही दीदी की बर्थडे था। नियति उनके लिए दादी माँ से कहकर ड्रेस लिया था, पर रूही दीदी ने उसे नहीं लिया, उन्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आई। सब नियति को नापसंद करते हैं, क्या सच में नियति बुरी बच्ची है? लास्ट में था आज नियति को डैड मोम घर से निकाल रहे हैं। नियति तो बच्ची है, वो कैसे अकेली रहेगी? नियति को बहुत डर लग रहा है। मैंने रूही दीदी को धक्का नहीं दिया, पर कोई नियति की बातों पर बिलीव नहीं कर रहा है। दादाजी भी नहीं, दादी माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए दादी माँ ने लगा कि नियति को इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब नियति को हट करते हैं। दादी माँ नियति ख्याल नहीं रख पाती है, पर नियति सबको छोड़कर जाना नहीं चाहती है। विपुल ने भारी दिल से पेज पलट दिया, उनके दिल में यही चल रहा था। नियति झूठ तो नहीं लिखेगी? क्या रूही को सच में गलतफहमी हुई थी? उन्हें रूही को थापड़ मारने का मन कर रहा था, उन्हें आज रूही सच में झूठी लग रही थी। आज नियति को रामू काका ने हॉस्टल में छोड़ दिया, कोई नहीं आया नियति को छोड़ने। नियति को बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है, डैड नियति को ले जाओ ना प्लीज, मैं कुछ भी जिद नहीं करूंगी। उसके बाद की पेज में बस नियति की दोनों दोस्तों का जिक्र था कि कैसे उन्होंने उसे बुली होने से बचाया और कैसे सब स्कूल में उसे अनाथ कहकर परेशान करते हैं, क्योंकि कोई भी उसे मिलने नहीं आता है। सबके फैमिली वाले डैड मोम भाई सब उनसे मिलने आते हैं, पर नियति से कोई भी मिलने नहीं आता। नियति बुरी नहीं है, नियति अनाथ नहीं है, नियति की दादी भी आती है ना मिलने। फिर सब नियति को अनाथ क्यों कहते हैं? डैड मोम नहीं आ रहे हैं इसलिए ना। मैं कल दादी से बोलूंगी कि वो डैड मोम को मुझसे मिलने आने के लिए बोले। ऐसे ही बहुत कुछ लिखा हुआ था। विपुल जी की दिल में दे से कोई बार कर रहा था। उन्होंने नियति को हॉस्टल में छोड़ने के बाद उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। क्या उनकी बच्ची को वहां ऐसे बुली किया जाता था? उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसके बाद लास्ट पेज था, जिसे पढ़कर विपुल जी का दिल मानो टूटकर बिखर गया। आज उन लोगों ने नियति को फिर से बुली किया। आज सुमन और खुशी नहीं थे, नियति को उन्होंने पुल ने धक्का दे दिया था। नियति को तैरना नहीं आता है, पर नियति को एक सीनियर ने बचा लिया। नियति ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया, पर टीचर ने बोला कि वो बहुत पावरफुल घर के बच्चे हैं, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं ले सकते। नियति क्या करे, वो फिर से नियति को परेशान करेंगे। उसके बाद लास्ट पेज उन्होंने पलटा, आज नियति मर गई। आज से कोई कमजोर नियति इस दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया बुराई से भरी है तो अच्छाई का क्या काम?
अगर अच्छाई को देखना है तो बुराई को अपनाना चाहिए और नियति यही करेगी। यहाँ सिर्फ पैसा मायने रखता है और पैसों की ढेर पर बैठने के लिए लाशों की ढेर पर कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसके आगे सारे पेज खाली था। ये लास्ट की कुछ लाइन दिशा ने लिखी थी जब वो नियति की बॉडी में आई थी। और उसके लिए लाशों का ढेर कुछ भी नहीं था, उसके हिसाब से सब कुछ पैसा ही है। विपुल जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान, उन लोगों ने क्या कर दिया। उन लोगों ने खुद ही अपनी मासूम सी बच्ची को आज ऐसा बना दिया। अगर नियति प्रोटेक्ट ही कर बड़ी होती तो उसे इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अगर आप चाहती हो मैं मर जाऊं तो भी मैं तैयार हूं। मैं सच में एक बुरा बाप हूं। चैप्टर 30। हमने अपनी बच्ची को खो दिया सीखा अनजान शख्स। और उसके लिए लाशों का ढेर कुछ भी नहीं था, उसके हिसाब से सब कुछ पैसा ही है। विपुल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। है भगवान, उन लोगों ने क्या कर दिया। उन लोगों ने खुद ही अपनी मासूम सी बच्ची को आज ऐसा बना दिया। अगर नियति प्रोटेक्ट होकर बड़ी होती तो उसे इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अगर आप चाहती हो मैं मर जाऊं तो भी मैं तैयार हूं। मैं सच में एक बुरा बाप हूं। अब आगे। विपुल जी रोने लगे। उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा और खुद को दोषी महसूस हो रहा था। वो इतने स्वार्थी और बुरा कैसे हो गए, उन्हें कैसे अपनी छोटी सी बच्ची की मासूमियत नजर नहीं आया। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। उन्होंने खुद ही अपनी मासूम बच्ची की मासूमियत को छीन लिया। आज उनकी बच्ची अगर ऐसी बन गई है तो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। रूही और अमृत अर्जित के लिए नियति की नफरत जायज है। जब आपके सामने ऐसा माहौल हो तो कोई भी नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। पर अफसोस ये सब समझने में उन्होंने बहुत देर कर दिया था। वहीं नियति जो टेरेस पर थी, वो अपनी रूम में विपुल जी की आने से लेकर अब तक की वीडियो देख रही थी। ये सब देखकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी। चू 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 मिस्टर विपुल शेखावत, आप जितना अफसोस करेंगे उतना ही अच्छा है। पर यह काफी नहीं है, क्योंकि वो नियति कभी वापस नहीं आएगी और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। और मैं आप सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अब नियति की यादें, नियति की बॉडी, उसकी जिंदगी सब उसकी अपनी हो गई थी। वो उन यादों से उसकी हंसी, खुशी, दुख, दर्द सब महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही ये सब जिया हो। अब वो खुद नियति थी, वो बदला लेने से पीछे नहीं हटने वाली थी। वो चाहे तो विपुल जी को जाकर डायरी पढ़ने से रोक सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज बंद किया और अपना काम करने लगी। 1 घंटे बाद वो वहां से उठी और अपनी रूम में चली गई। विपुल जी अभी भी नीचे बैठकर खुद को कोस रहे थे। तभी उन्हें कदमों की आवाज आने लगी। विपुल जी ने नजर उठाकर सामने देखा तो नियति रूम में आ रही थी। उन्हें अभी भी आपने रूम में देख कर नियति की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विपुल जी अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर विपुल शेखावत? क्या आप रास्ता भूल गए हैं? नियति ताना मारते हुए बोली। या फिर आप गलती से अपनी प्यारी इकलौती बेटी रूही की कमरे की जगह यहाँ आ गए हैं? नियति अंदर आकर बोली। उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसकी बात सुनकर विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से खड़े हुए और नियति के सामने जाकर बोले, नियति बच्चा, मुझे पता है तुम मुझसे और बाकी सबसे नफरत करती हो और मैं तो माफी की लायक भी नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूं बच्चा। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो, मुझे वो हर सजा मंजूर है जो तुम मेरे लिए तय करोगी। नियति उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अगर आपको पता है आप माफी के लायक नहीं है तो फिर आप मुझे माफी क्यों मांग रहे हो मिस्टर विपुल शेखावत? आपको क्या लगता है मैं वो मासूम बच्ची हूं जिसे आप माफी मांग रहे हो? मैं वो आग हूं जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, यहां तक कि आप सबकी मौजूद भी। अगर मेरी बात माने तो आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। क्या पता मैं कब कैसे उनके साथ क्या करूं? क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी प्यारी बेटी को नुकसान पहुंचा दूंगी? वह जरूर आपको ये डर है कि मैं आपकी प्यारी इकलौती बेटी को चोट पहुंचा दूंगी, इसलिए आप यहां आकर मुझसे ये माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं, है ना? पर आपका ये माफी मांगना किसी काम का नहीं है, नियति हंसते हुए बोली। नहीं बच्चा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और रूही मेरी इकलौती बेटी नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो। विपुल जी नियति को समझाने की कोशिश करते हुए बोले। नहीं, मुझे आपकी बेटी बनने का कोई शौक नहीं है मिस्टर विपुल शेखावत, क्योंकि मुझे तुम सबसे नफरत है। नियति टेडी स्माइल करते हुए बोली। जहां तक मुझे पता है इस रूम को मेरी दादी माँ ने मेरे लिए तैयार किया है।
और मैं किसी को भी यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं करती, खास करके आपको और आपकी घटिया फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप अभी जा सकते हैं और दोबारा मेरी बिना परमिशन के मेरी रूम में एंटर करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विपुल जी की आंखों में आंसू था, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ पूछना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, पर वो जानते थे कि नियति उनकी बात नहीं सुनने वाली थी। वो भारी कदमों से रूम से बाहर चले गए, वो कैसे नियति से माफी मांगे बस वही सोच रहे थे। नियति ने डोर लॉक कर दिया, विपुल जी उसकी रूम के बाहर खड़े उसकी रूम को देखते रह गए। वहीं नियति की होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो चेंज करने के लिए वार्डरोब में चली गई, थोड़ी देर में चेंज करके वो सो गई। वहीं विपुल जी भरी मन के साथ अपने रूम में पहुंचे। शिखा जी अभी तक नहीं सोई थी, उन्हें आज नींद ही नहीं आ रही थी, वो नियति की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। विपुल जी को देखकर वो उठकर बैठ गई। शिखा जी को लगा हर दिन की तरह शायद विपुल जी स्टडी रूम में थोड़ा देर तक काम कर रहे होंगे। विपुल जी जाकर बेड पर बैठ गए और बेडरेस्ट से अपना सिर टिका दिया। उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उन्हें इस तरह रोते देखकर शिखा जी परेशान हो गई। क्या हुआ विपुल जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या आप अभी भी नियति की कही बातों के बारे में सोचकर दुखी है? विपुल जी ने शिखा जी को देखा और बोले, शिखा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है? मैं पहले से शादीशुदा था, मेरे तीन तीन बच्चे थे। तुम ये भी जानती थी कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता, फिर भी तुमने मुझसे शादी किया, जबकि तुम एक अच्छी अमीर खानदान की लड़की थी। तुम्हें कोई भी अमीर और मुझसे अच्छा लड़का मिल सकता था, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली ने भी तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। शिखा जी ने उनकी हाथ पर हाथ रखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो। और मैंने पहले भी कहा, आपके तीनों बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। जब मैंने रूही को पहली बार गोद में लिया था, तब से मैंने उसे अपनी खुद की बेटी मान लिया था। और आप ये भी जानते हैं कि मैं कॉलेज में आपको पसंद करती थी, पर आपकी शादी के बाद मैं पीछे हट गई। पर बाद में जब आपने शादी की बात की तो मैं मना कर सकती थी। पर सच तो ये है, मैंने तीनों बच्चों के लिए शादी किया। मैं उन्हें माँ की कमी नहीं होने देना चाहती थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आपको बाद में मुझसे इतना प्यार तो हुआ तो आप खुद को जिम्मेदार कैसे मान सकते हो? मुझे आपका प्यार मिला, यही मेरे लिए काफी है। नहीं शिखा, इसमें सब मेरी गलती है। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे ही वजह से और तीनों बच्चों की वजह से हमारी बच्ची नियति आज इतनी बदल गई है। वो हम सबसे इतनी नफरत करती है कि शायद हम मर जाए तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, पर मैं हमारी बच्ची को प्यार नहीं दे पाया। शिखा, मैं एक बहुत बुरा बाप हूं। तुम्हें नहीं पता शिखा कि हम सबने मिलकर अपनी मासूम सी बच्ची को किस कदर तोड़ दिया है और उसे क्या से क्या बनने पर मजबूर कर दिया है। आप क्या कहना चाहते हो? क्या फिर से आप और नियति बात कर रहे थे? क्या नियति ने फिर से आपसे कुछ कहा? शिखा जी असमंजस में बोली। नहीं शिखा जी, वो तो हमसे नफरत करती है। फिर विपुल जी ने नियति की डायरी में पढ़ी हर बात शिखा जी को बता दिया। उनकी बात सुनकर शिखा जी भी रोने लगी, उन्हें भी बहुत पछतावा हो रहा था। विपुल जी, क्या आप सच कह रहे हो? हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दिया है विपुल जी। विपुल जी फीकी स्माइल करते हुए बोले, मैंने बहुत गलत कर दिया है शिखा। मैंने हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत कर दिया। तुम भी रूही की वजह से नियति के साथ बहुत गलत कर बैठी शिखा। हम दोनों और तीनों बच्चे सब नियति के दोषी है। हम सबके होते हुए भी हमारी बच्ची ने कितना सफर किया। हम माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। हमने अपनी बच्ची को खो दिया शिखा। अब वो हम कभी मोम डैड नहीं बुलाएगी। क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि हमने उसे किस कदर तोड़ दिया है, कि उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर गई है। वो सबसे छोटी थी, हमें अमृत अर्जित रूही पर नहीं नियति पर ध्यान देना चाहिए था, उसे प्यार देना चाहिए था। पर आपने स्वार्थ और इनसिक्योरिटी में हम सबने उल्टा ही किया। हमारे होते हुए भी हमारी बच्ची को सब अनाथ कहते थे। क्या तुम सोच सकती हो कि उसकी दिमाग में क्या असर हुआ होगा इस बात से? शिखा जी भी रो रही थी। विपुल जी, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या कोई चांस नहीं है कि हम अपनी बच्ची से माफी मांग सके और उसे मना सके? विपुल जी ना में सिर हिलाकर बोले, ऐसा कुछ अब पॉसिबल नहीं गई शिखा। वो हमसे बहुत दूर हो गई है और बहुत नफरत करती है। दोनों की आंखों में आंसू थे, फिर भी हम कोशिश तो करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें नींद कहाँ आने वाला था। वो बस करवट बदल रहे थे और उनकी आंखों की आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वहीं नियति की रूम में नियति अब तक सो चुकी थी। तभी एक हवा की झोंका आया।
और बालकनी का डोर धीरे से खुला। एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े में खुद को कवर करके अंदर आया और नियति की बेड के पास चला गया। उस इंसान ने सांप गहरी नजरों से नियति को देखा और उसे बेड पर बैठ गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें नियति को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने अपने हाथ से ग्लोब को निकाला और अपनी उंगलियों को नियति की माथे से लेकर गाल तक फिराने लगा। वो नियति की गर्दन तक धीरे धीरे सहला रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से नियति की होंठ को छूने लगा और सहलाने लगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।